टीम एबनीसियो की तरफ से मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से 2018 में एक पर्टिकुलर सेंटर में 4 मिनट पहले कॉपी ले ली जाती है, जिसका खामियाजा उस रूम के स्टूडेंट्स को भुगतना होता है। सेम ईयर ही 2018 में एक एस्पिरेंट अपने सेंटर पे लेट से पहुंचता है, 4 मिनट की लगभग देरी थी, जिसके कारण उसे सेंटर में एंटर करने नहीं दिया जाता है और अंतोगत्ता वो सुसाइड कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन एग्ज़ाम्स में बराबर अनियमितता देखी जाती है और यह अनियमितता केवल उस साल ही नहीं हुई थी, बल्कि उससे पहले भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी और उसके बाद भी इस तरह की घटना देखने को मिली। और इसी वजह से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यूपीएससी को ईमेल भी किया था, जिसका फॉर्मेट आपके सामने है। तो यदि आपके साथ इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने सेंटर पे उपस्थित जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे आपको मिलना चाहिए। सुपरिटेंडेंट जनरली वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं। देन अगर आप किसी पर्टिकुलर कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस सेंटर पे उस कमीशन के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आप उनसे मिले, उनसे आप सारी बातें कहें। इसके अलावा उस पर्टिकुलर सेंटर के एक अथॉरिटी होते हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, उनसे आप बातें कर सकते हैं। देन पर्टिकुलर कुछ सेंटर्स को मिला करके एक जोनल हेड बनाया जाता है, जो जनरली आपको मजिस्ट्रेट भी कहलाते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें आप जो है इन सारी बातों का संज्ञान दे सकते हैं यदि आपके साथ इस तरह की कोई भी गड़बड़ी होती है। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने कंप्लेन को आप रिटर्न में देंगे। जिस रिटर्न में देने के लिए सबसे पहले आप उस कंप्लेन की ब्रीफ समरी लिखेंगे। आपके रूम के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप उसमें सिग्नेचर आप दर्ज करवाएंगे। देन आप उसकी एक रिसीविंग ले लेंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये अधिकारी लोग आपको रिसीविंग नहीं देते हैं। इन सच कंडीशन आप उनसे बिल्कुल भी ना उलझे और आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। बहुत बार ऐसा होगा, दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो एक बात कही जाती है, सस्पेक्ट ऑल रिस्पेक्ट ऑल। आप किसी पे वहाँ भरोसा नहीं करें, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप उनका रिस्पेक्ट ना करें। अब यदि आपकी कंप्लेन नहीं ली जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? आप सेंटर से बाहर जाएं। जाने के बाद पहले आप 100 नंबर पे आप डायल करें और अपने कंप्लेन को आप रजिस्टर करवाएं। 100 नंबर पे आप जब डायल करते हैं तो वो वहाँ के हेडक्वार्टर पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे कॉल पहुँचती है, जहाँ पर आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाती है। आपको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आप अपने पास रख लें, जो आपका कंप्लेन नंबर होगा। यदि 100 नंबर पे आप डायल नहीं कर पाते हैं या फिर डिस्ट्रेस नंबर अगर उस एरिया में काम नहीं कर रहा है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन जाएं और वहाँ पर जाने के बाद आप एफआईआर दर्ज करवाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाएगा, यह कह करके कि यह मामला एग्जामिनेशन का है और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इन सच कंडीशन आप कुछ ना करें, आप वहाँ से वापस आए एंड वेरी सेम डे आप कमीशन को एक मेल ड्रॉप कर दें, जो कि आपके तरफ से पहला काम होना चाहिए और कमीशन का ईमेल आईडी कमीशन के वेबसाइट पे मिल जाता है। देन अगर हो सके तो आप वेरी नेक्स्ट डे उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा कमीशन को भेज दें और अगर संभव हो सके तो फिजिकली उसकी एक कॉपी आप कमीशन में सबमिट करवाएं। ये करवाना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जाकर के आप रिट पिटीशन दायर करेंगे। उसके लिए आपको वेरी नेक्स्ट डे ये सारी एविडेंसेस आपको लेकर के जानी पड़ेगी। एविडेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके साथ आपको जो रिसीविंग मिला है आप उसे लेकर के जाएंगे और जाकर के जमा करवाएंगे, जिसके साथ कि आपका एक ड्राफ्टेड रिट पिटीशन होना चाहिए। साथ में आपको जो कंप्लेन की एक रिसीविंग कॉपी मिली है उस कॉपी को आप लेकर के जाए। यदि आपने 100 नंबर पर डायल किया था तो उस 100 नंबर का कंप्लेन होगा, उस कंप्लेन नंबर को आप लेकर के जाएं। यदि आपने एफआईआर किया है तो उस एफआईआर की कॉपी आप लेकर के जाएं और ये सारी चीज़ लेकर के आप कोर्ट में सबमिट करें। आपकी बात को सुना जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा जो सत्य पर आधारित है और इसमें मैं आपके साथ बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आरटीआई फाइल की जाती है, किस प्रकार से इसका जवाब मिलता है, किस प्रकार से बहुत सारे चीज़ों को अनदेखा किया जाता है। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपके सामने नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपने राइट का यूज आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए, इन सारे बारे में चर्चा की जाएगी। और इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपके सामने जो भी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी उसका उद्देश्य कहीं भी यह नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष की अवमानना की जाए, उनका अपमान किया जाए, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य है कि आपको सत्य से अवगत करवाया जाए, आपको जानकारी प्रदान की जाए, ताकि
आप यह जान सके अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है तो आप कैसे उस पर काम कर सकेंगे। चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक केस की चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको इस केस की एक ब्रीफ समरी बताना चाहूँगा। दोस्तों, यह घटना 3 जून 2018 की है, जिस दिन यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की पीटी कंडक्ट करवाई गई थी। दिल्ली के एक पर्टिकुलर सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से एक रूम के स्टूडेंट्स की 5 मिनट पहले कॉपी ले ली जाती है, जिस चीज़ को यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा और अदर इन्विजिलेटर्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, लेकिन कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता है। कंप्लेन दिए जाने के बावजूद यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट और कंसर्न अथॉरिटी कंप्लेन लेने से मना कर देते हैं। वह पर्सन सेंटर से बाहर जाता है, 100 नंबर कॉल करता है और वहां के लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस मांगता है। लोकल पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। देन उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे 4 जून को यूपीएससी एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी से फोन पर बात की जाती है, जहां ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से सलाह दी जाती है कि इन सारी पूरी घटनाओं के बारे में एक मेल यूपीएससी चेयरमैन को भेजा जाए। पर्सन यूपीएससी चेयरमैन को मेल भेजता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद 7 जून को फिजिकली एक कंप्लेन की कॉपी सबमिट करवाई जाती है यूपीएससी के काउंटर पे। एक कॉपी स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है और इस चीज के बारे में यूपीएससी, पीएमओ और डीओपीटी को ईमेल के द्वारा बताया भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद यूपीएससी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट। देन 11 जून को पीएमओ पीजी पोर्टल पर कंप्लेन करवाया जाता है। यह कंप्लेन पीएमओ से डीओपीटी और फिर डीओपीटी से यूपीएससी के पास पहुंचती है। 14 जुलाई के बीच में कई एक मेल भेजा जाता है पीएमओ को, डीओपीटी को, यूपीएससी को और कंसर्न अथॉरिटी को, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद डीओपीटी के सीपी ग्राम्स पर कंप्लेन फाइल किया जाता है। अब बात आती है 14 जुलाई 2018 की। इस दिन ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस पीटी का रिजल्ट पब्लिश होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर रूम के किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इस चीज के बारे में यूपीएससी को, डीओपीटी को, पीएमओ को बताया जाता है। लगभग 69 डेज पास हो जाने के बावजूद इस पर्टिकुलर पर्सन के कंप्लेन पर यूपीएससी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आता है और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट आता है। देन उसके बाद यूपीएससी की तरफ से फर्स्ट रिप्लाई आता है 9 अगस्त को, जिस रिप्लाई में यूपीएससी इस पूरे इंसिडेंट को निगेट करती है, सिरे से नकार देती है, फॉल्स और रिपीटेड एलिगेशन कहती है और इतना ही नहीं, उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ सिविल सर्विस रूल 14 लागू करने की बात करती है, जिसके तहत उस पर्सन को उस साल ही नहीं बल्कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे फ्यूचर तक के लिए बार्ड किया जा सकता है। वह पर्सन यूपीएससी से उन रिपोर्ट्स की मांग करता है जिसके आधार पर यूपीएससी ने इस प्रकार का डिसीजन लिया, लेकिन यूपीएससी किसी प्रकार का रिपोर्ट देने से मना कर देती है। आरटीआई फाइल की गई, किसी भी आरटीआई में कोई भी सही से जवाब नहीं दी जाती है। फर्स्ट अपील में कभी भी उस पर्सन को पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। सेकेंड अपील जो सीआईसी में होती है, वहां जाकर के उस पर्सन को रिपोर्ट और फाइल नोटिंग की कॉपी मिल पाती है, वो भी आधी अधूरी। वह पर्सन अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के इस बात का संज्ञान देता है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से केस लेने से मना कर दिया जाता है और कैट के पास केस भेजा जाता है। कैट मींस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कैट में यह केस पहुंचता है, जहां कैट इस केस को रिजेक्ट कर देता है और इसके अपील में दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट भी इस केस को रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारी आरटीआई फाइल की जाती है ताकि अपने केस के जेन्युइननेस को बताया जा सके, लेकिन इन सारे चीजों को यूपीएससी के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाता है। और जब आरटीआई के जवाब में यूपीएससी की तरफ से रिपोर्ट दी जाती है, तो पता चलता है जिन पर्सन्स के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई थी, उन्हीं पर्सन को इस पर्टिकुलर केस का इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बनाया गया। जिन पर्सन के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई, उन पर्सन के रिपोर्ट को ही केवल इसमें कंसीडर किया गया और जिस इन्वेटर के द्वारा इस तरह की गलती हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ, 5 मिनट पहले कॉपी ली गई, केवल और केवल उसी इन्वेटर से इस घटना के बारे में पूछा गया। बाकी स्टूडेंट्स सीसीटीवी कैमरा,
एंड अदर फैक्ट्स को कंसीडर नहीं किया गया। इस पूरे प्रक्रिया में यूपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने न केवल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का ही वायलेशन किया, बल्कि डीओपीटी के द्वारा दिए गए मेमोरेंडम का भी वायलेशन करती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ वर्डिक्ट का भी वायलेशन करती है, और इतना ही नहीं आरटीआई के लेटर एंड स्पिरिट को धूमिल करती है। अब इस घटना के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है यह यूपीएससी को भेजे गए कंप्लेन पर आधारित है। यह कंप्लेन जिस दिन घटना घटित हुई है उसके वेरी नेक्स्ट डे यूपीएससी को भेजा गया, क्योंकि यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव जो सेंटर पर उपलब्ध थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन लोगों ने किसी भी तरह का रिटर्न कंप्लेन लेने से मना कर दिया। पुलिस के पास एफआईआर करने के लिए जाया गया, पुलिस ने भी एफआईआर लेने से मना कर दिया। इसके बाद यूपीएससी के एग्जामिनेशन ब्रांच में ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात की गई। ज्वाइंट सेक्रेटरी के सलाह पर यह कंप्लेन दर्ज किया गया और यह कंप्लेन भेजा गया यूपीएससी के सेक्रेटरी को। यह घटना जीएस पेपर 1 की है और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप समझ सकते हैं इस बात को कि जीएस पेपर 1 ही वह पेपर है जो आपके मेरिट को निर्धारित करता है और इसी पेपर के बेस पर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। आप इसमें जितना स्कोर कर पाते हैं उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है, जबकि जो जीएस पेपर वह क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको एक सर्टेन मिनिमम क्वेश्चन करना होता है। आप अगर वो पेपर केवल क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन आपका होता है, बट जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज जीएस पेपर 1, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आप जितनी बढ़त लाते हैं आपका सिलेक्शन होना उतना सुनिश्चित होता है। जबकि जीएस पेपर 2 में आपको सर्टेन क्वेश्चन ही करना होता है, उससे ज्यादा आप कितना भी क्वेश्चन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह घटना आपको जीएस पेपर 1 की है। होता यह है, यह घटना दिल्ली के गोल मार्केट अवस्थित एक सेंटर की है जहां एक ही कैंपस के अंदर 2 सेंटर बना हुआ होता है। इस कैंपस के अंदर 2 सेंटर बना है, सेंटर नंबर 7 और सेंटर नंबर 4। सेंटर नंबर 7 और सेंटर नंबर 4 दोनों जगह जो घंटी बज रही है वो मोड ऑफ बेल वो डिफरेंट है। सेंटर नंबर 7 में इलेक्ट्रॉनिक बेल बज रही है, जबकि सेंटर नंबर 4 में मैनुअल बेल बज रही है। इन दोनों के बीच में लगभग 4 to 5 मिनट का डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रॉनिक बेल है वो पहले बज रही है, जबकि मैनुअल बेल बाद में बज रही है। एज अ रिजल्ट सेंटर नंबर 4 के रूम नंबर 41 में, जो कि वहां के फर्स्ट फ्लोर पे अवस्थित है, उस रूम का इन्वेटर कंफ्यूज हो जाता है, जबरन उस रूम के सारे परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट ले लेता है। ऑल्दो उस रूम के स्टूडेंट्स के द्वारा कहा जाता है कि लगभग 25 to 30 क्वेश्चन उनका ऑलरेडी सॉल्व्ड है, जिसे केवल मार्क करना बाकी है। उन्हें टाइम दिया जाए, लेकिन इन्वेटर टाइम देने से मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि टाइम ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, वह 1 सेकेंड भी परमिट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये उनके नौकरी की बात है और इस प्रकार से जबरन कॉपी ले ली जाती है। इन बच्चों की ओएमआर सीट लेने के बाद वो लोग ओएमआर सीट मैच करते हैं। मैच करने के बाद रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के बाद बच्चे फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। जब ये बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो इन्हें कुछ इन्वेटर्स के द्वारा रोका जाता है और उनसे पूछा जाता है कि जब तक इस सेंटर पर घंटी नहीं बजी तो आखिर उन लोगों ने अपना रूम छोड़ा कैसे, क्योंकि यूपीएससी और किसी भी कमीशंस के एग्जाम में आप अपना रूम नहीं छोड़ सकते हैं और जब तक फाइनल बेल ना बजे आपको अपना रूम छोड़ना अलाउड नहीं है। जब ये बात बच्चे सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं इस बात को सुन करके, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है और जस्ट बिकॉज ऑफ हेस्टी नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एंड कंफ्यूजन ऑफ द इन्विजिलेटर उनका यह चांस समाप्त होने वाला है, उनका करियर स्टेक पर लग जाता है। इसी कारण आप देख सकते हैं कंप्लेन में पॉइंट नंबर 13 में लिखा गया है, We were stopped, interrupted and asked by invigilators, representative of UPSC, that how we were allowed to leave the room when the bell was not rung and examination was not over. I was shocked as it was my last attempt and due to irresponsible behavior of the invigilator, I could not dark the circle on OMR sheet for 25 to 30 क्वेश्चन। और आप जानते हैं यूपीएससी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जहां बच्चों का सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, वहां 25 to 30 क्वेश्चन जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है उसे केवल ओएमआर सीट पर मैपिंग करना है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अब इसके बाद यह पर्सन वहां यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव से जाकर के मिलता है और यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मिस्टर हिमांशु जोशी और सेंटर पर दिल्ली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं मिस अमिता सुमन। यह नाम गलती से लिखा गया है सुनीता, जिसके बारे में आरटीआई में पता चलता है कि इनका नाम अमिता सुमन होता है। और इसके अलावा यह स्टूडेंट वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट मुक्ता सिंह से भी मिलता है। होता यह है कि मिस्टर हिमांशु एक्सेप्टेड दैट ही वाज देयर व्हेन स्टूडेंट्स वर आस्क्ड
who allowed them to leave the room when bell was not rung and examination was not over। जब बच्चों से ये बात पूछी जाती है कि जब आपका एग्जाम समाप्त ही नहीं हुआ है तो आपने रूम कैसे छोड़ दिया, तो एक्चुअली ये बात पूछने वाले मिस्टर हिमांशु जोशी होते हैं और मिस्टर हिमांशु जोशी यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो कहा जा सकता है ही वॉज द आई विटनेस जिसके सामने यह घटना घटित हुई। फर्दर ही रिप्लाइड दैट इन्विजिलेटर वॉज कंफ्यूज्ड with electronic bell rung at another center in the same campus, that is why the incident took place। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मिस्टर हिमांशु जोशी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि घटना घटित केवल इसलिए हुई क्योंकि दोनों सेंटर पे अलग अलग घंटी बज रही थी। मिस्टर हिमांशु जोशी एक्सेप्टेड एंड कंफर्म दैट OMR sheet were taken back before the manual bell rung at the center। He tried to dilute the matter। अब होता क्या है कि इसके बाद वह मैटर को डायल्यूट करने की कोशिश करता है, वह इन्वेटर को डिफेंड करने की कोशिश करता है और बच्चों को अक्यूज करना चालू करता है कि आखिर बच्चे ने अपना घड़ी क्यों नहीं देखा, क्यों वो इन्वेटर पर रिलाई किए। सबसे बड़ी बात है जब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब उस वक्त जबरन बच्चों से OMR सीट ले ली गई, वहां घंटी की बात कहां होती है। और सबसे बड़ी बात है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 14 के तहत आपको कहा जाता है कि आप ऐसा कोई भी ऑप्शन क्रिएट नहीं करेंगे, आप इन्वेटर से कन्फ्रंट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में बच्चे कन्फ्रंट कैसे कर सकते थे। अब मिस्टर हिमांशु जोशी यह कहना चालू करते हैं कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक बेल पे ही दिया गया, बट सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक बेल पे दिया गया या नहीं दिया गया उस वक्त मिस्टर हिमांशु जोशी थे नहीं, बट ही वॉज ट्राइंग टू डिफेंड इन्विजिलेटर। देन द पर्सन सेज आई आस्क्ड मिस्टर हिमांशु जोशी एंड मिस अमिता सुमन टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग OMR sheet and the time, but they didn't provide any solution but a word that they would take corrective action which was not going to compensate my loss by any means। I found no solution at the center। I visited police station Mandir Marg to lodge a complaint। I was denied to accept the complaint against such incident as examination center as the matter was not pertaining under his authority। अब आपको मैं दिखाता हूँ, यह है वो FIR की कॉपी। जब सेंटर पे किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, झूठ बोलने की कोशिश की जाती है और इतना ही नहीं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है, तब वह स्टूडेंट वहां से बाहर निकलता है, कैंपस के 100 नंबर पर कॉल करता है, मंदिर मार्ग थाना का एड्रेस लेता है और मंदिर मार्ग थाना जाता है, जहां उसे 2 ब्लैंक पेज दी जाती है विद कार्बन कॉपी ताकि वो अपना कंप्लेन लिख सके। आप देख सकते हैं यहाँ कंप्लेन लिखा गया है जिसमें इस पर्सन ने लिखा है OMR आंसर शीट वाज टेकन अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स बिफोर अलॉटेड टाइम, दैट इज अराउंड 11:25 AM। The matter was informed to UPSC invigilator at the school, Mr. Himanshu and Ms. Amita Suman। They showed incapability to provide any solution against the immense loss that is being caused by their mistake। इस कंप्लेन में भी लिखा जा रहा है कि हिमांशु जोशी और अमिता सुमन किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। दे आर शोइंग देयर इनकेपेबिलिटी टू टेक एनी एक्शन एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम। कंप्लेन लिखने के बाद उस स्टूडेंट को 1 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठाया जाता है, SHO आते हैं और इस कंप्लेन को लेने से मना कर देते हैं। ये रहा उस कंप्लेन का कार्बन कॉपी और ये सारी की सारी कंप्लेन है जो यूपीएससी को फाइल की गई है। ये एडमिट कार्ड 3 जून। देन आगे क्या होता है, इसके बाद ये पर्सन यूपीएससी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। उससे पहले आई फाउंड दैट न्यू लेटर वाज अलॉटेड फॉर GS2। स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग देम अबाउट द इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग GS1। आफ्टर द एग्जाम ओवर आई मेट मिस्टर हिमांशु एंड आस्क्ड हिम इफ देयर वाज एनी वे टू रेक्टिफाई द मिस्टेक डन एट द सेंटर, बट द आंसर वाज इन नेगेशन। Further, he added that he talked to control room UPSC on the issue, but he found no solution in favor of student। Mr. Himanshu Joshi started telling lie। वो झूठ बोलना चालू किए। क्या? सबसे पहला उन्होंने झूठ बोला he inquired about the incident with the student but they denied। जबकि यह पर्सन कह रहा है कि ऑलरेडी GS पेपर 2 में बच्चे कंप्लेन कर रहे थे न्यू इन्वेटर को, और मिस्टर हिमांशु जोशी कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों से पूछा और बच्चे डिनाई कर रहे थे। तभी उस वक्त वहां से इन्वेटर गुजर रहे होते हैं जो GS पेपर 2 में थे। यह पर्सन उस इन्वेटर को बुलाता है और मिस्टर हिमांशु जोशी को वेरीफाई करवाता है कि बच्चे कंप्लेन कर रहे थे। तो इस प्रकार से हिमांशु जोशी की उस वक्त ही झूठ पकड़ी जाती है और एज बीइंग अ यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव उन्हें न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए था, लेकिन वो झूठ बोलते हुए पाए गए, मैनिपुलेट करते हुए पाए गए। तो इस चीज के बारे में यूपीएससी को पहले ही संज्ञान दिया जा रहा है कि मिस्टर हिमांशु जोशी वाज टेलिंग लाई, ही वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द स्टूडेंट, और ये सारी बातें इसमें लिख दी गई। इसके बाद इसमें लिखा गया है आई आस्क्ड हिम टू गिव अ रिसीविंग ऑफ अ रिटन कंप्लेन बट ही पोलाइटली रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट एक्सेप्ट दैट कंप्लेन एज ही हिमसेल्फ इज वर्किंग अंडर यूपीएससी। उसने कंप्लेन लेने से मना कर दिया और साथ में सजेस्ट किया दैट, ये पर्सन कह रहे हैं, आई शुड सेंड अ मेल टू सेक्रेटरी यूपीएससी। द ऑफिस वुड आस्क हिम टू सेंड अ report on the matter where he would reply that
देयर वाज अ कंफ्यूजन ऑफ बिल, द इन्वेटर गॉट कंफ्यूज्ड एंड द इंसिडेंट टुक प्लेस। ये बात मिस्टर हिमांशु का कहना था कि जब यूपीसी के द्वारा उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी तो वो उस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करेंगे कि दोनों सेंटर पे अलग अलग टाइम पे घंटी बज रही थी, जिसकी वजह से इन्वेटर कंफ्यूज हो जाता है और इस तरह की घटना घटित को हुई। बट सबसे बड़ी बात है, द कंडक्ट ऑफ हिमांशु जोशी इट वाज वेरी मच कंट्रोवर्शियल। तो इसी कारण इस पर्सन ने लास्ट में लिखा भी है मैटर ऑफ कंसर्न में, वर्डिंग एंड एक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर वाज कंट्रोवर्शियल, ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड फाउंड टेलिंग व्हाइट lie before me. I am sorry to inform you that I don't trust on representative of the center. The office UPSC can inquire with the student of room number 41 as the office has mobile number, address and other details of the student present in the room. क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो पार्टी बनती है वो आपको है पहले स्टूडेंट, दूसरी पार्टी है यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव, तीसरी पार्टी है इन्विजिलेटर जिसके कारण ये घटना घटित हुई, चौथा चीज जो वहां है वह है सीसीटीवी कैमरा, और पांचवा जो अदर इन्विजिलेटर हैं या फिर सेंटर रिप्रेजेंटेटिव है, सेंटर सुपरिटेंडेंट है, ये सारे के सारे लोग। सबसे बड़ी बात ये है जब यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव खुद ही इस मैटर को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्विजिलेटर जिसने खुद गलती की है, तो इन दोनों के रिपोर्ट को, इन दोनों के बातों को कंसीडर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। रही बात सुपरिटेंडेंट की, सुपरिटेंडेंट से भी मिला गया था, उन्हें भी कहा गया था कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, कंप्लेन की रिसीविंग देने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। अब बचता है दो चीज, सीसीटीवी कैमरा और स्टूडेंट्स। तो यूपीएससी अगर चाहती तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस सीसीटीवी कैमरा को देख सकती थी, वेरीफाई कर सकती थी, पता चल जाता कि एक्चुअली में घटना क्या घटित हुई थी। इसमें ना तो स्टूडेंट की कोई बात सुननी थी, ना ही यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव की, ना इन्वेटर की, बल्कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज ही अपने आप में काफी था इस घटना को साबित करने के लिए और सच्चाई को सामने लाने के लिए। लेकिन आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से केवल यहाँ पे यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूपीएससी भी मैनिपुलेट करेगी इस पूरे घटनाक्रम को। ऑल्दो अगर इस क्रम में देखा जाए तो इन्वेटर के द्वारा मिस्टेक हुई, गलती हुई, उन्हें कंफ्यूजन हुआ, विच कैन बी अ पार्ट ऑफ मिस्टेक, लेकिन इसके बाद जो अब घटना घटित होगी आप देखेंगे वो डेलिबरेटली, इंटेंशनली यूपीएससी, एनडीएमसी इनके द्वारा की जाती है। अब इस कंप्लेन का उस पर्सन को कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अपने बात को साबित करने के लिए कि इस पर्सन ने 4 जून को वेरी नेक्स्ट डे यूपीएससी के एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात की थी, कई एक आरटीआई फाइल किया अपने नंबर के लिए, जो इनका नंबर जियो का था, बट जियो ने कॉल डिटेल्स देने से मना कर दिया। ट्राई में आरटीआई फाइल किया गया, इसके बाद एमटीएल में 2 से 3 बार आरटीआई फाइल किया गया, जिसमें काफी रिक्वेस्ट के बाद एमटीएल के द्वारा यह कंफर्म किया गया कि इनके नंबर से यूपीएससी को कॉल किया गया था वेरी नेक्स्ट डे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे आरटीआई के द्वारा इन्फॉर्मेशन मांगा गया है कि इस नंबर पर 4 जून को जो कॉल किया गया है इसके बारे में प्लीज कंफर्म किया जाए। एमटीएल की तरफ से रिप्लाई आता है और यह पाया जाता है कि उस स्टूडेंट के नंबर से 4 जून को सुबह 11:12 में लगभग 90 सेकेंड के लिए कॉल किया गया था, जिसमें यूपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी को इस घटना के बारे में ब्रीफ की गई थी और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा था एक मेल ड्रॉप करने के लिए यूपीएससी सेक्रेटरी को। तो आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट टाइम से स्टूडेंट्स के द्वारा हर स्तर पर इन्फॉर्म किया जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे सेंटर रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे 100 नंबर पर कॉल करके हो, या फिर एफआईआर करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन पे हो, या यूपीएससी के एग्जामिनेशन ब्रांच के हेड ज्वाइंट सेक्रेटरी को हो, इन सब जगह जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा उस आरटीआई की कॉपी जिसमें 100 नंबर पर कॉल करके यूपीएससी 100 नंबर पर कॉल करके लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस मांगा जा रहा है। और बाय द वे इस आरटीआई का जवाब 16 मार्च 2019 को मिलता है, जो एक्चुअली में घटना घटी थी वो 3 जून 2018 में घटी थी। लगभग 9 महीने के बाद यह इंफॉर्मेशन इस पर्सन को मिल पाता है कि इसके द्वारा ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी को कॉल किया गया था। अब हम लोग देखते हैं 100 नंबर पे किए गए कॉल के डिटेल्स के बारे में। 100 नंबर पे किए गए कॉल्स के लिए भी काफी आरटीआई फाइल की गई, अलग अलग नंबर के लिए फाइल की गई, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसने अपने नंबर के लिए फाइल किया। एक्चुअली में उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पे यह अपना मोबाइल नहीं लेके गया था, बट ड्यू टू कंफ्यूजन इसने अपने सारे नंबर के लिए आरटीआई फाइल की और जवाब आपको आता है कि इनके किसी भी नंबर से पीसीआर पे कॉल नहीं किया गया था।
जबकि इस स्टूडेंट के साथ जो लोकल गार्जियन गए थे उनके नंबर से कॉल किया गया था। ये लोकल गार्जियन का नंबर है जिनके नंबर से कॉल किया गया था 100 नंबर पे, और 100 नंबर इस बात को कंफर्म करता है। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है क्या, सर मैडम आई मेड अ कॉल टू 100 नंबर टू गेट डिटेल्स ऑफ मंदिर मार्ग थाना न्यू दिल्ली, आई नीड माई कॉल हिस्ट्री एंड कॉल समरी काइंडली प्रोवाइड मी। कि इस नंबर से 11:30 से 12:30 के बीच में जो कॉल अगर किया गया है उसका डिटेल्स आप बताएं, एग्जैक्ट टाइम, कॉल डिटेल्स एंड कॉल रिकॉर्ड। तो आरटीआई के जवाब में इस पर्सन को एग्जैक्ट टाइम तो बताया गया, कंफर्म किया गया कि हाँ इस नंबर से कॉल किया गया, लेकिन कॉल डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया गया। जो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा 13 फरवरी 2019 को कंफर्म किया जाता है कि उनके नंबर से, उनके लोकल गार्जियन के नंबर से 12:07 PM में कॉल किया गया था और कॉल ड्यूरेशन था 1 मिनट 31 सेकेंड का, जिसमें मंदिर मार्ग थाना के बारे में पूछा गया। अब आते हैं अपने इशू पर कि आगे क्या होता है। दोस्तों 4 जून 2018 को फाइल की गई कंप्लेन पर यूपीएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट। एज अ रिजल्ट यह पर्सन 7 जून को फिर से सेम कंप्लेन को फाइल करता है। फिजिकली इस कंप्लेन को यूपीएससी के फैसिलिटेशन काउंटर पर जमा करता है और यूपीएससी के पास से ही स्पीड पोस्ट भी करता है, जो आप देख सकते हैं। इसकी प्रतिलिपि है यहाँ, और यूपीएससी चेयरमैन, सेक्रेटरी, डीओपीटी इनको मेल करता है कि उसने एक कंप्लेन फाइल की है जिसकी रिसीविंग यहाँ है दी हुई। इस कंप्लेन पर भी कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये रहा वो प्रतिलिपि जो 7 जून को फाइल की जाती है, जमा किया जाता है यूपीएससी के काउंटर पर, और ये है स्पीड पोस्ट की रिसीविंग जो यूपीएससी के काउंटर पर 7 को ही जमा किया जाता है। ये कंप्लेन सेम कंप्लेन है जो 4 जून को भेजा गया था। इसके बाद 11 जून को पीएमओ के पोर्टल पर, पीएमओ पीजी पर कंप्लेन फाइल की जाती है, सेम कंप्लेन जिसमें बताया जाता है कि इंसिडेंस क्या हुआ है। यह कंप्लेन पीएमओ से डीओपीटी के पास ट्रांसफर किया जाता है और डीओपीटी से यह कंप्लेन यूपीएससी के पास ट्रांसफर किया जाता है। अल्टीमेटली यूपीएससी के पास ही सारी कंप्लेन जा रही थी जिसका उन्हें सॉल्यूशन देना था, जिसका उन्हें जवाब देना था। दूसरी कंप्लेन भी 11 को फाइल की गई थी पीएमओ पोर्टल पर और यह भी डीओपीटी के पास से होते हुए यूपीएससी के पास पहुंचती है। उसके बाद 14 जून 2018 को जब किसी प्रकार का कोई रिप्लाई यूपीएससी की तरफ से नहीं आता है तो माननीय प्रधानमंत्री को मेल किया जाता है, पीएमओ को मेल किया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन यूपीएससी को मेल किया जाता है, सेक्रेटरी को मेल किया जाता है और डीओपीटी को मेल किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके साथ साथ न्यूज चैनल को भी मेल किया जाता है। और मैं बताना चाहूंगा इससे पहले यह पर्सन अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत सारे न्यूज चैनल के पास जाता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर एजेंसी के पास जाता है। वो लोग इसके कंप्लेन को देखते तो हैं, एम्पैथी भी दिखाते हैं, लेकिन कोई भी इस कंप्लेन को पब्लिश करने से मना कर देता है क्योंकि यह कंप्लेन यूपीएससी जैसी संस्था के खिलाफ रहता है और उन्हें लगता है यूपीएससी के खिलाफ कंप्लेन होना उनके साख पर बनाएगी। तो इस कंप्लेन में जो 14 जून को कंप्लेन फाइल किया गया उसमें बताया गया कि ऑलरेडी इस घटना के बारे में यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव श्री हिमांशु जोशी को, अमिता सुमन को बताया गया, एसएचओ मंदिर मार्ग थाना पे पहुंचा गया, सेक्रेटरी को भेजा गया मेल, डीओपीटी और पीएमओ पर कंप्लेन फाइल किया गया, लेकिन अभी तक इसका ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट मिला और ना ही कोई जवाब यूपीएससी की तरफ से आया। इसी कंप्लेन में पिटिशनर ने यूपीएससी को बताया कि किस प्रकार यूपीएससी के द्वारा की गई लापरवाही की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें उसने एग्जाम्पल दिया था सेम ईयर के इंसिडेंट्स को। जिस दिन एग्जाम हो रहा था 3 जून, एक पर्सन 4 मिनट देरी से पहुंचता है, उसे एंटर करने नहीं दिया जाता है और इस प्रकार से उसकी लाइफ समाप्त हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है। देन उसके बाद सेकेंड न्यूज उस पर्सन के बारे में था जो 2018 की ही पीटी दे रहा था एंड इट वाज हिज लास्ट चांस। और आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही डायनामिक और वास्ट सिलेबस होता है। हर क्वेश्चन कर पाना और पूरी तैयारी हो पाना शायद ही किसी एस्पिरेंट के बस में होता है। इस एग्जाम में सही परफॉर्म नहीं कर पाने के कारण वेग सिलेबस और डायनामिक नेचर की वजह से इस पर्सन का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा और इसने सुसाइड कर लिया। देन उसके बाद 2013 की खबर है जब यूपीएससी के द्वारा प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से एक सिलेक्टेड पर्सन सुसाइड कर लेता है। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि यूपीएससी की तरफ से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होता है, उनकी तरफ से इन कंप्लेन पर सही तरीके से संज्ञान नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से सुसाइड का केस सामने देखने को मिलता है। और इस कंप्लेन में पर्सन ने यूपीएससी के ऊपर ब्लेम लगाया कि यदि यूपीएससी किसी रूल को फॉलो कर रही है, इट शुड बी यूनिफॉर्म। दोनों पार्टी के द्वारा ये फॉलो किया जाना चाहिए, यूपीएससी के द्वारा भी
और कैंडिडेट्स के द्वारा भी। यदि किसी कैंडिडेट को लेट होने पर 1 मिनट, 2 मिनट या 4 मिनट की देरी पहुंचने पर उसे एंटर करने नहीं दिया जा सकता है, उसी तरीके से अगर 3 या 4 मिनट पहले अगर OMR सीट ले ली जाती है तो दैट शुड बी कंपनसेटेड बाय यूपीएससी इन अ सिमिलर मैनर। और अगर यूपीएससी जैसे जगह पर जहां एक कैंपस में 2 सेंटर हो, अलग अलग घंटी बज रही हो, ये कहीं न कहीं उनके मिसमैनेजमेंट को शो करता है, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स को शो करता है कि आखिर ये यूपीएससी का एग्जाम है, उनके बीच टाइम का सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं था। यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव इतने इनकम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं, उन्होंने कोई कंप्लेन एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। उसके अलावा जो भी इन्विजिलेटर होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी कारण इस पर्सन ने लास्ट में लिखा है, रूल्स आर रूल्स which must be accepted and followed uniformly by all the parties. If a candidate gets late by 4 minutes to reach the center and is not being allowed to give examination, then UPSC must compensate to the student whose OMR seat are taken forcefully before final bell to over the examination. आगे आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी के तरफ से डेलिबरेटली इस प्रोसेस को डिले किया जाता है और वैसे भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जो आपको इस केस में देखने को मिलेगा। और यह तो रजिस्टर्ड केस है। देयर आर सेवरल 100,000 केसेस विच आर नॉट रजिस्टर्ड। देन 22 ऑफ जून को मेल किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी को, डीओपीटी को, यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी सेक्रेटरी और बाकी लोगों को, जिसमें यह बताया जाता है कि फर्स्ट कंप्लेन में जो नाम था उसमें मिस्टेक थी, क्योंकि एक आरटीआई फाइल किया जाता है। उस आरटीआई में पता चलता है कि एक्चुअली में यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव कौन थे और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा असाइंड रिप्रेजेंटेटिव कौन थे। मैं उस आरटीआई की कॉपी आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण था आरटीआई फाइल करने का और कितने आरटीआई फाइल किए गए। इस केस से रिलेटेड सारे के सारे एविडेंसेस यूपीएससी के पास थी और यूपीएससी वो संस्था थी जिसके पास बच्चों का इन्फॉर्मेशन था, जिसके पास इन्वेटर का इन्फॉर्मेशन था और यूपीएससी के पास ही अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को एग्जामिन किया जाता है उसकी रिपोर्ट थी और फाइल नोटिंग भी यूपीएससी के पास ही थी। तो इन सारे के सारे चीजों का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यूपीएससी के पास आरटीआई किया गया। अपने केस के जेन्युइननेस को दिखाने के लिए ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ढूंढना जरूरी था और इस कारण लगभग 50 आरटीआई फाइल किया गया, जिसमें 34 आरटीआई का आंसर मिलता है और इसमें से जो भी आरटीआई यूपीएससी की तरफ से दी जाती है उसमें इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं दी जाती है, जिस कारण से अपील फाइल किया जाता है यूपीएससी के आरटीआई पे। मैं आप लोगों को यूपीएससी और अदर इंस्टीट्यूशन पे फाइल किए गए आरटीआई की लिस्ट दिखाना चाहूंगा, जिसमें एमटीएनएल, ट्राई, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, इन सब जगह आरटीआई फाइल की गई। ये है वो लिस्ट जिसमें आप देख सकते हैं कितने सारे आरटीआई फाइल किए गए हैं। ये आपको ट्राई का हो गया, दिल्ली पुलिस का आपका हो गया, यूपीएससी के लिए है, सीबीएसई के पास आरटीआई फाइल की गई स्कूल के इन्फॉर्मेशन के लिए, और भी बहुत सारे आरटीआई फाइल किए गए। देन ये उसके फर्स्ट अपील का लिस्ट है। आरटीआई के थ्रू जवाब नहीं मिलता है तो आप फर्स्ट अपील करते हैं और जब आप फर्स्ट अपील के जवाब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप सेकेंड अपील करते हैं। ये है सेकेंड अपील का। यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी आरटीआई फाइल की गई उसमें कभी भी यूपीएससी ने जवाब नहीं दिया, ना ही आरटीआई में जवाब दिया और ना ही फर्स्ट अपील में कभी भी पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कई एक वर्डिक्ट है। इसके अलावा डीओपीटी का मेमोरेंडम है जिसमें फर्स्ट अपडेट अथॉरिटी के लिए यह मैंडेटरी है कि वह एप्लीकेंट को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाए, उसकी बात को सुने, लेकिन यूपीएससी किसी भी अपील में पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाया गया। और जब सेकेंड अपील दायर की गई तो अलग अलग मंथ में दायर की गई थी सेकेंड अपील, लेकिन इसकी सुनवाई 30 जनवरी को होती है। इन 7 केस की सुनवाई सेम डे होती है और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सीआईसी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप पाएंगे हर केस के लिए लगभग 15 मिनट असाइन किया जाता है, लेकिन इस केस में जब सेकेंड अपील की सुनवाई हो रही थी तो केवल 8 से 10 मिनट के अंदर इन 7 केस का निपटारा कर दिया गया। सेकेंड अपील में अपलेंट की बात नहीं सुनी गई। जो अपलेंट पिछले 2 साल से वेट कर रहा था उसे 2 मिनट भी अपनी बात को रखने के लिए नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं जो सेकेंड अपील दायर की गई थी उसमें यूपीएससी ने प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से कंप्लायंस रिक्वेस्ट भी दायर की गई और कंप्लायंस हियरिंग के बावजूद यूपीएससी ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जो उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया देने के लिए। ये है वो आरटीआई की फाइल, आप देख सकते हैं कितनी मोटी फाइल हो चुकी थी। चलिए हम लोग आते हैं अपने उस आरटीआई की तरफ जिसमें यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव और दिल्ली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। तो ये पहला आरटीआई था जो फाइल किया गया था 30 जून को और इसमें बताया गया था कि उस पर्टिकुलर सेंटर में क्या इंसिडेंस हुआ और उस इंसिडेंस को देखते हुए 2 इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। पहला इन्फॉर्मेशन था
जो भी रिप्रेजेंटेटिव यूपीएससी के द्वारा असाइन किए गए थे सेंटर पे उसके बारे में जानकारी, और दूसरा अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि यह दिखा सके कि यह घटना केवल उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ नहीं घटी थी बल्कि उस रूम के सभी स्टूडेंट के साथ घटी थी। इस कारण उस रूम के बच्चों का नाम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी ऐसी चीज़ मांगी गई थी जिसके द्वारा उन बच्चों से संपर्क स्थापित किया जा सके और यह बताया जा सके कि यह घटना सही में घटित हुई थी। अब हम देखते हैं यूपीएससी की तरफ से जवाब क्या आता है। यूपीएससी ने फर्स्ट पॉइंट का जवाब तो दिया। उसने बताया यूपीएससी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव श्री हिमांशु जोशी थे, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव मिस अमिता सुमन थी। और बच्चों का इन्फॉर्मेशन उन्होंने देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो बच्चों का इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इससे उस पर्टिकुलर पर्सन का केस स्ट्रांग हो जाता है। उन्होंने 81J का सहारा लिया थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, जिसमें उन्होंने लिखा है द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 81J। जबकि आप सेक्शन 81J जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे अगर ये लार्जर पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन इनको देना पड़ेगा। यदि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है तो इन सच कंडीशन सीपीआईओ का यह ड्यूटी है कि वो थर्ड पार्टी से कॉरस्पॉन्डेंस करके पूछे उनका इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, वह इन्फॉर्मेशन सीकर को शेयर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यूपीएससी ऐसा कुछ भी नहीं करती है और उन्होंने 81J का सहारा लेकर के बच्चों का किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया ताकि यह केस स्ट्रांग ना हो सके। देन उसके बाद अग्रीव्ड होकर के फर्स्ट अपील दायर किया गया, बिकॉज ये एग्जाम पब्लिक डोमेन में था और उससे अफेक्टेड केवल वह पर्टिकुलर पर्सन नहीं था बल्कि उस रूम के सारे स्टूडेंट्स थे। इसी कारण फर्स्ट अपील दायर किया गया और आप देख सकते हैं फर्स्ट अपील दायर करने के बाद यूपीएससी की तरफ से कभी भी पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाया गया। देन फर्स्ट अपील का रिप्लाई आता है और रिप्लाई में आप देखिए, यही रिप्लाई आप देखेंगे यूपीएससी के हर फर्स्ट अपील में आएगा और किसी भी फर्स्ट अपील में अपलेंट को यूपीएससी के द्वारा पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाया गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि एज बीइंग अ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यू आर एक्टिंग एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल अ पर्सन फॉर पर्सनल हियरिंग। लेकिन कहीं भी यूपीएससी ने उस चीज को नहीं माना, उसे अनदेखा कर दिया। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा डीओपीटी के उस मेमोरेंडम को जिसमें डीओपीटी ने साफ साफ तरीके से यह लिखा है कि एज अपलेट अथॉरिटी इट इज योर ड्यूटी टू कॉल अ पर्सन फॉर पर्सनल हियरिंग, और इस चीज के लिए आप उस पर्सन को वक्त देंगे, टाइम देंगे ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके आए। लेकिन यूपीएससी इन दोनों चीजों का अनदेखा करती है और जब ये अनदेखा करती है दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ। और आप देखेंगे हर फर्स्ट अपील में इनका सेम घिसा पीटा इनका जवाब होगा और लास्ट में ये लिखेंगे नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू द सीपीआईओ। और ये लोग गलती से ऐसा काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये जानबूझ करके कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि अब इसके बाद किसी भी पर्सन को सेकेंड अपील दायर करना होगा जो सीआईसी में होगा और सीआईसी में एक केस की सुनवाई के लिए मिनिमम 1.5 से 2 साल लग जाता है और 1.5 से 2 साल लगने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन दिया भी जाएगा तब तक इतना डिले हो चुका होगा कि पर्सन का क्लेम नहीं रह पाता है। तो वो जो कहा था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसमें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने फर्स्ट अपील में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाया। सेकेंड अपील में आप देख सकते हैं आरटीआई फाइल की गई थी 2018 में जून में, जबकि सेकेंड अपील का सुनवाई जो हो रहा है वो 30 जनवरी 2020 लगभग 17 महीने के बाद हो रहा है। इसमें भी आईसी बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा हैस्टी थे और इसी कारण उन्होंने 7 सेकेंड अपील की सुनवाई केवल 7 से 8 मिनट में कर दी। उन्होंने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं पढ़ा, वो सुनना भी नहीं चाहे कि इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, लार्जर पब्लिक गुड के लिए कैसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, वो इस बात को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहे। आप देख सकते हैं इसी कारण इन्होंने किसी भी तरह का कोई रिलीफ देने से मना कर दिया। 81J का जो है सहारा लिया इन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि इनफैक्ट यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव का जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए था। इस सेकेंड अपील में आप देख सकते हैं लिखा है टू एस्टेब्लिश द जेन्युइननेस ऑफ हिज क्लेम ही इज सीकिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट सीटेड एट द अवर्ड room number to make a representation which is in the interest of larger public and he has no personal interest in it. It is apparent from the ground of the second appeal that the appellant is pursuing the instant matter of his personal interest and his contention of larger public interest is rejected herein. जबकि larger public interest ये कैसे था इस बात को
सुनने के लिए बिल्कुल भी आईसी तैयार नहीं थे और उन्होंने सुना तक नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट वॉज अ मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहली बात यह है कि यह एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर रूम में हो रहा था जिसमें केवल वो पर्सन अफेक्टेड नहीं था बल्कि बाकी कैंडिडेट भी अफेक्टेड थे। दूसरी बात, आप देख सकते हैं कि जब इंफॉर्मेशन यूपीएससी के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया गया तो change.org पे एक पिटीशन डाला गया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 785 लोगों ने साइन किया था, इस कॉज को सपोर्ट किया था। और इसमें कुछ लोगों का कमेंट्स आया जिस कमेंट्स को देख करके लगा कि उनके साथ भी इस तरह की घटना पहले घटी थी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, शिमला से एक पर्सन लिख रहा है जिसका कहना है सेम हैपेंड टू मी, आई मिस सम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ इट एंड सैडली इट वाज माय लास्ट चांस, माय ऑल हार्ड वर्क इज वेस्टेड एंड नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू। आईसी इस चीज को देखने से बिल्कुल इनकार कर दिए, वो बिल्कुल भी इस चीज को देखना नहीं चाहे। आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर्सन ने लिखा है इट वॉज विद मी टू अर्लियर, आई सपोर्ट दिस कॉज। मतलब यह है कि यह घटना केवल 2018 में नहीं हुई थी बल्कि इससे पहले भी यह घटित हो चुकी थी और इनफैक्ट 2018 में केवल इस पर्सन के साथ नहीं हुई है। यूपीएससी के मैं उस रिपोर्ट को साझा करूंगा जिसमें यूपीएससी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इस तरह की घटना इंडिया में लगभग 26 सेंटर पे हुई विच इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के बारे में कोई ब्यौरा नहीं है। और आप जानते हैं कि कितनी घटनाएं रजिस्टर्ड होती है। इनफैक्ट यूपीएससी का यह भी कहना है कि 2018 के उस 26 घटना में इस घटना को शामिल नहीं किया गया था जिसके बारे में इतनी कंप्लेन की गई है। उन्हें दिखाया गया था कि किस प्रकार से यूपीएससी के द्वारा की गई इरेगुलरिटीज की वजह से पर्सन सुसाइड कर रहा है, और अगर सुसाइड कर रहा है इट्स अ मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा 2019 में बेंगलुरु में इसी तरह की घटना सामने आती है जिसमें आप देखिए यह पर्सन यूपीएससी सेक्रेटरी को मेल कर रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है द पेपर वॉज टेकन बाय एग्जाम हॉल इन्विजिलेटर एट 11:25 AM, that is 5 minutes early. The students objected to this examination hall invigilator replied saying that the last 5 minutes are for her to check the answer OMR sheet and arrange them in order. जबकि आपको पूरा का पूरा 2 घंटा दिया जाता है पेपर लिखने के लिए, फिर भी उसके बावजूद जब सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के इन्विजिलेटर को आप यदि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन का इन्विजिलेटर बनाते हैं तो वहाँ इस तरह का घटना होना एक आम बात है। जिनके पास खुद ही यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि लास्ट 5 मिनट्स ओएमआर सीट कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए होता है या वो लास्ट 5 मिनट्स भी उस कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपीएससी के नोटिफिकेशन में वहां साफ साफ लिखा होता है कि एग्जामिनेशन टाइम आपका 2 आवर्स का है। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। इस पर्सन का कहना है अदर स्टूडेंट इन द क्लासेस कुड नॉट डार्क द सर्कल ऑन ओएमआर शीट for 25 to 30 question, which I already had solved and mark on my question paper. Only mapping on OMR sheet was pending. मैपिंग का मतलब है OMR शीट पर जो आप गोला रंगते हैं। और आप सोचिए 25 से 30 क्वेश्चन का गोला रंगने में कितना वक्त लगता है, हार्डली 1 to 2 मिनट्स। लेकिन यदि आपकी कॉपी 5 मिनट पहले ली जाती है, आपकी OMR शीट 5 मिनट पहले ली जाती है, तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान आपका होता है। उनके हेस्टी नेचर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से आपका करियर स्पॉयल होता है, आपकी सालों भर की मेहनत समाप्त हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी छोड़ करके आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, और इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होता है। बट इसका संज्ञान कौन लेगा। अब आगे ये लिखते हैं लास्ट 5 to 10 मिनट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल, जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट और यूपीएससी क्या जो भी लोग किसी भी कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्जाम जो ओएमआर शीट से रिलेटेड है, आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मालूम है लास्ट का 5 to 10 मिनट्स रियली बहुत क्रूशियल होता है। उसमें एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है, और वहां आपका 25 से 30 क्वेश्चन किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से ना रंग पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा असर होता है। इसके बाद इस पर्सन का कहना है एग्जाम सेंटर सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय यूपीएससी हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू हेल्प अस, जो कि आपने देखा 2018 वाले केस में भी हुआ था, इन एनी वे और एड्रेस द इशू प्रोवाइडिंग अस अ कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन। ही सजेस्टेड अस टू रजिस्टर अ कंप्लेंट विद यूपीएससी एंड रिक्वेस्टेड फॉर एन इंक्वायरी। यही चीज होता है, कभी भी यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की घटना का संज्ञान लेने से मना कर देते हैं, कंप्लेन लेने से मना कर देते हैं। अब उस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करे। नाउ नेक्स्ट वो कहते हैं I gave him a written complaint in this regard. However, the acknowledgement for the same was refused. जो कि 2018 के केस में भी आपने देखा, वहां रिफ्यूज कर दिया जाता है। बेंगलुरु के इस सेंटर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और यह पर्सन रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप चाहें सीसीटीवी कैमरा को आप देखें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा।
क्या सच्चाई थी वो स्पष्ट होकर के सामने आ जाएगी। और इन लोगों ने, ये घटना आपको 2 of 2019 की है, इन लोगों ने रिटर्न कंप्लेन भी दिया। ये रहा रिटर्न कंप्लेन का कॉपी, जिसमें इन्होंने लिखा है 5 मिनट पहले कॉपी ले ली गई थी, रोल नंबर यहाँ से यहाँ तक उस पर्टिकुलर रूम में थे, रूम नंबर 14 में। ये रहा बच्चों का सिग्नेचर विद रोल नंबर। और मुझे उम्मीद है इसमें से शायद ही कोई बच्चा यूपीएससी का पीटी क्लियर कर पाया होगा। पूरे साल भर की मेहनत इनके एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से खराब हो जाती है। सेम सेकंड कंप्लेन आप देख सकते हैं, रिटर्न कंप्लेन, ये 2019 का है। इन सारी चीजों को दिखाने के बावजूद आईसी किसी बात को सुनने से साफ साफ मना कर दिए और उन्होंने इंटरटेन करने से एकदम मना कर दिया। इन सारी चीजों को दिखाने के बावजूद सीआईसी में इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि इन चीजों को उनको दिखाया जाए। वो बहुत ज्यादा जल्दी में थे, उन्हें हड़बड़ी थी कहीं बाहर जाने की। वो इस बात को भूल गए कि कोई पर्सन 17 महीने तक वेट करने के बाद सीआईसी आता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, द पर्सन इज अग्रीव्ड, लेकिन उसके बावजूद उस पर्सन को 2 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता है ताकि वो अपनी बात रख सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे आरटीआई फाइल की गई, कैसे फर्स्ट अपील में जवाब आया और कैसे सीआईसी के द्वारा इसमें जवाब दिया गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेल, वह है 26 जून का। इसमें भी इस पर्सन ने पीएमओ को मेल भेजा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेल भेजा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेल भेजा, उसके अलावा डीओपीटी, यूपीएससी, हर किसी को मेल भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि उसे आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और वह अपने क्लास के बच्चों का इंफॉर्मेशन चाहता है, जिसके लिए उसने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे और अदर फोरम पर पिटीशन फाइल की है, जिसपे उसने change.org का लिंक भी दिया है। और उस वक्त तक, ये बात है 26 जून की, उस वक्त तक 66 पीपल इस पिटीशन को साइन कर चुके थे। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस फोरम में इस पिटीशन को डाला गया और कहां कहां कैसे कैसे सोशल मीडिया पे स्प्रेड किया गया ताकि बच्चों का इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए पीएमओ का दरवाजा खटखटाने तक का न्यूज आपको है। ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 7 जून को जो यूपीएससी को सबमिट की गई थी एप्लीकेशन। ये फेसबुक पे शेयर किया गया पोस्ट है और फेसबुक के अलावा यह पोस्ट डिस्कस फोरम आईएएस में पोस्ट किया गया। फेसबुक पर change.org वाले पिटीशन को पोस्ट किया गया और कई एक लोगों ने इसमें साइन किया। लोग इसके कॉज को जाने, रीजन को जाने, कमेंट किया लोगों ने और साइन किया। ये बात 20 जुलाई की है जब वो पर्सन उस स्कूल में जाता है जहां एग्जामिनेशन हुई थी, वहां के प्रिंसिपल से मिलता है और फर्स्ट टाइम उसे पता चलता है श्रीमती मुक्ता सिंह ही प्रिंसिपल थी जो उस दिन सेंटर सुपरवाइजर थी। उन्होंने बैठाने के बाद कहा कि क्यों फालतू का तिल का तार बना रहे हैं आप लोग, मैटर तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का था और इसमें क्या होता है। उनके लिए कहना बहुत आसान था कि यह मैटर 1 से 1.5 मिनट का है, जबकि यह मैटर 4 से 5 मिनट का था। और जिस दिन यह बात हो रही थी वो लोग कर रहे थे 3 से 4 मिनट, फिर 2 से 3 मिनट पे आए और अब 1 से 1.5 मिनट की बात वो लोग कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है, चाहे मैटर 4 से 5 मिनट का हो, चाहे 3 से 4 मिनट का हो या 1.5 से 2 मिनट का हो, एक्सेप्ट वो इस बात को कर रहे हैं कि घंटी में डिफरेंस था और उस डिफरेंस की वजह से यह घटना घटी, लेकिन लिखित में कोई भी देना नहीं चाह रहा था। फेसबुक पे शेयर किया गया ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट है जिसमें डीओपीटी को भेजा गया मेल, यूपीएससी को भेजा गया मेल, साथ में स्पीड पोस्ट की कॉपी, जमा की गई पर्ची की कॉपी, एवरीथिंग दिया गया था ताकि उस पर्टिकुलर क्लास के और बच्चे मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली एक भी बच्चा सामने नहीं आया। तो आपने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, change.org एंड अदर फोरम पे ये पोस्ट किया गया ताकि कोई भी बच्चा उस पर्टिकुलर रूम का सामने आए, लेकिन कोई सामने नहीं आया। हो सकता है उनके पास यह पोस्ट नहीं पहुंच पाया, या यह भी हो सकता है कि उस साल क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आया था, लोगों को लगा होगा उनका नहीं होगा और उनके पास और भी चांस हो। किसके साथ क्या कंडीशन था ये तो नहीं पता, लेकिन यह पर्सन जो सबूत जुटाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, यह इसका लास्ट अटेम्प्ट था और इस पर्सन ने अपनी जॉब छोड़ दी थी यूपीएससी की तैयारी के लिए। इसके बाद 14 जुलाई को डीओपीटी के कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम पर कंप्लेन किया जाता है, पीजी ग्राम्स पर, पीजी पोर्टल है, और यह कंप्लेन भी आप देखेंगे राउट होकर के पहुंचता है यूपीएससी के पास। हर कंप्लेन में हम लोग यह देख रहे हैं कि सारी कंप्लेन यूपीएससी के पास जा रही है, सारी बॉल यूपीएससी के पास है, एविडेंस यूपीएससी के पास है, जवाब भी यूपीएससी को देना है। देखते हैं आगे यूपीएससी जवाब क्या देती है। उसके बाद 14 जुलाई को ही यूपीएससी
2018 के पीटी का रिजल्ट आता है और जब मैच किया जाता है तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रूम से एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। कई एक बार ऐसा देखा गया है कि पूरे सेंटर से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन इस पर्सन का कहना है कि वेरी फर्स्ट टाइम से, वेरी फर्स्ट डे से इस इंसिडेंस के बारे में यूपीएससी को खबर किया जा रहा है और यह इंसिडेंस एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था जिसकी वजह से उसका और दूसरे स्टूडेंट का पीटी नहीं हो पाता है उस साल। ये यूपीएससी का रिजल्ट है। इस दोनों रोल नंबर के बीच में ही सारे बच्चों का रोल नंबर रहता है। एक भी बच्चा उस रूम से सेलेक्ट नहीं हो पाता है पीटी के लिए। आप देख सकते हैं पीटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट, ये 2018 का रिजल्ट है, पेज नंबर 5। उसके बाद 2 अगस्त को फिर से मेल किया जाता है पीएमओ ऑफिस को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूपीएससी को, डीओपीटी को और भी कंसर्न अथॉरिटीज को। इसके अलावा मीडिया कर्मी को भी मेल किया जाता है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, इंडिया टाइम्स, आज तक, एनडीटीवी, द हिंदू, जी नेटवर्क, बीबीसी, जहां तक हो सका हर किसी को मेल किया गया, लेकिन इस घटना की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था यूपीएससी कौन क्वालिफाई कर रहा है। हर न्यूज चैनल केवल टॉपर स्टॉक दिखाती है, कोई इस इंसिडेंट को दिखाने को तैयार नहीं। इसमें पर्सन ने लिखा 60 डेज ऑलरेडी पास हो चुका था, लेकिन कोई भी सब्सटेंशियल अपडेट या रेजोल्यूशन यूपीएससी के द्वारा से प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसमें इसने कहा कि 60 डेज इज नॉट अ लेस टाइम टू रिजॉल्व द इशू बिकॉज कमीशन के पास सारा चीज था। क्या? कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स present in my classroom note 41, CCTV camera footage of the center which can establish the fact without any delay, contact details of innovators and UPSC representative Mr. Himanshu Joshi, Ms. Amita Suman to get the report on the same, contact details of other innovators present at the time of incident and details of innovators of the center room wise for both the shift। क्योंकि इस चीज के लिए RTI फाइल किया गया था और इन सारे के सारे RTIs में 81J का सहारा लेकर के जवाब नहीं दिया गया। इधर पिटीशन पे साइन का सिलसिला बढ़ता चला गया और आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों में 650 लोगों ने इस पिटीशन को पढ़ा और इस पर साइन किया और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यूपीएससी जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कर रही है। अब आती है बारी 6 अगस्त 2018 की, जिस दिन यूपीएससी के द्वारा इस इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट नहीं, अगर इसे कहा जाए डिसीजन दिया गया। इसे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले इन्होंने चालू किया है एलिगेशन से ही। आप एलिगेशन लगा रहे हैं जबकि इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अपने कंसर्न को बताया जा रहा था, जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यूपीएससी वेरी फर्स्ट टाइम से अपने वेरी फर्स्ट जवाब से इसे एज ए एलिगेशन लेकर के चल रही है। इसका मतलब साफ साफ था वेरी फर्स्ट डे से यूपीएससी अपने आप को पार्टी समझने लगी थी। उसे स्टूडेंट को हुए नुकसान की कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल परवाह इस चीज का था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ तो स्टूडेंट बोल कैसे दिया। इसका उन्होंने फर्स्ट वर्ड ही यूज किया है, एलिगेशन रिगार्डिंग नॉट अलाउइंग टाइम ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018। इसमें उन्होंने लिखा है, डियर कैंडिडेट, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर वेरियस रिप्रेजेंटेशन। ये पहली बार लिख रहे हैं कि वेरियस रिप्रेजेंटेशन इनके पास पहुंचा है मेल के थ्रू और बाकी और भी चीजों के थ्रू, लेकिन इससे पहले कभी भी इन्होंने न तो किसी मेल को रिकॉग्नाइज किया और ना ही कोई एक्नॉलेजमेंट भेजा। सबमिटेड बाय यू alleging that OMR sheet paper 1 of civil service examination preliminary examination 2018 has been taken away by the innovator MP Girls Senior Secondary School, Goal Market, Bhavir Singh Lane, New Delhi 11001 before the expiry of the allotted time, and to say that अब इनका कहना है the matter has been examined। examine का मतलब हुआ इन्होंने इसका मतलब सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी देखा होगा, इन्होंने बच्चों से बात भी की होगी, इन्होंने इन्वेटर से बात की होगी, जितने भी स्टेक होल्डर इस कंप्लेन में शामिल थे सबसे इन्होंने बात किया होगा एंड फाउंड दैट। लेकिन जब हम लोग इस चीज की एग्जामिन करेंगे तो पाएंगे ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। The matter has been examined and it is found that the invigilator at the said venue, जबकि बात कहा जा रहा है पर्टिकुलर रूम की, ये पहले एड्रेस दे दिए हैं स्कूल की और कह रहे हैं said venue। इन्होंने कहीं भी रूम नंबर 2041 का मेंशन नहीं किया है। Has collected the OMR sheet as per the scheduled time. It is also to inform you that none among the candidates except you appearing at the said venue had complained that their OMR sheet have been collected before the scheduled time। मतलब इनका कंसर्न इस चीज से नहीं है कि आपने बोला उसे मैंने चेक किया, बल्कि इनका कंसर्न इस चीज से है कि किसी और कैंडिडेट ने इस तरह की आवाज नहीं उठाई। घटना घटी या नहीं घटी इसका इन्होंने क्या चेक किया वो तो हमें पता चलेगा रिपोर्ट में। देन अब जो सेकंड पैराग्राफ है, इट इज थ्रेटनिंग फ्रॉम देयर साइड। इनका कहना है, इन दिस कनेक्शन यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट मेकिंग सच फॉल्स एलिगेशन। आपने केवल निगेट नहीं किया उस चीज को, बल्कि आप अक्यूज कर रहे हैं अब उस पर्सन को जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है, जिस पर्सन
की इनकम लैक्स में थी, जिसने अपनी जिंदगी का प्रोडक्टिव टाइम लगाया, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के कारण उसे नुकसान हुई। अब आप उसे कह रहे हैं मेकिंग सच फॉल्स एंड रिपीटेड एलिगेशन, आप उसे ही लिख कर रहे हैं। मैं अट्रैक्ट इन्वोकिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 14 ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल 2018 अगेंस्ट यू। और जब आप रूल 14 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एज ए रिजल्ट केवल ये करंट एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को बार्ड कर दिया जाएगा, इस तरह की धमकी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैटर एग्जामिन किया गया तो कभी भी इस पर्टिकुलर पर्सन को पर्सनल हियरिंग के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, उसके स्टेटमेंट को दर्ज क्यों नहीं किया गया, बाकी बच्चों का इंफॉर्मेशन बाकी बच्चों से पूछा क्यों नहीं गया, क्योंकि जैसे ये लिखते हैं नन अमंग द कैंडिडेट एक्सेप्ट यू, इसका मतलब उन्होंने बाकी बच्चों से पूछा नहीं है और ये चीज पता चल जाएगा इनकी रिपोर्ट में ही। तो आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट अपने आप में ही मालाफाइड है। ये डिसीजन इनके द्वारा दिया गया 6 अगस्त को। सेम चीज चूंकि पीजी पोर्टल पे, पीएमओ पोर्टल पे कंप्लेन फाइल की गई थी, उसके रिगार्ड में सेम चीज जो है इनके द्वारा बोला गया। अब आते हैं सितंबर 19 को। इस रिपोर्ट को देखते हुए मेल किया गया, क्योंकि इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग एक आरटीआई फाइल की गई। आरटीआई फाइल की गई कि अगर आपने ऐसा रिपोर्ट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपने मैटर को एग्जामिन किया होगा, एग्जामिन किया होगा तो उसका रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाए एंड और भी चीजें। हम लोग चलते हैं पहले उस आरटीआई को देखते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं इस आरटीआई पे। जो रिपोर्ट यूपीएससी के द्वारा भेजी गई उस पर यह आरटीआई फाइल किया गया, जिसमें लिखा गया कि जो कंक्लूजन यूपीएससी के द्वारा ड्रॉ किया गया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इस कंसर्न को आरटीआई के थ्रू मांगा गया, पीजी पोर्टल पे आपको भेजा गया, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया, यूपीएससी के फैसिलिटेशन काउंटर पर एप्लीकेशन सबमिट की गई, उसके अलावा बहुत सारा ईमेल भेजा गया और तब जाकर के यूपीएससी ने लगभग 69 डेज लगाया और तब जाकर के वो इस कंक्लूजन पे आए कि ये एक फॉल्स रिपीटेड एलिगेशन है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है और पर्सन फॉल्स रिपीटेड एलिगेशन लगा रहा है तो उसके खिलाफ सिविल सर्विस रूल 14 लागू किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी गई। सबसे पहली बात, आपने 69 डेज अगर लगाया है तो डेट वाइज डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द कंप्लेन, क्योंकि 69 डेज काफी होता है और यदि आपने 69 डेज लगाया होगा तो ऑब्वियसली एक किसी पर्टिकुलर डेट में आपने कुछ किया होगा उस पे, कभी आप बच्चों से मिले होंगे, सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखा होगा, रिपोर्ट देखा होगा, वो सारी चीजें आपने की होगी, तो इसका एक डायरी मेंटेन तो होना चाहिए। तो इस कारण जो है पहला क्वेश्चन था डेट वाइज डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द कंप्लेन। सेकेंड था नेम डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर इन्वॉल्व इन एग्जामिनिंग एंड वैलिडेटिंग द मैटर, कि किसने इस मैटर को वैलिडेट किया है, क्योंकि ऐसा शक जाहिर किया जा रहा था कि अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कहीं ना कहीं केवल उन्हीं लोगों की रिपोर्ट को शामिल किया गया होगा जिन्हें अक्यूज किया गया है, केवल उन्हीं लोगों से पूछा गया होगा जिन्हें अक्यूज किया गया है, अदरवाइज ये इम्पार्शियल रिपोर्ट नहीं हो सकता है। देन उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन था नेम एंड डिटेल्स ऑफ द पर्सन कॉन्टेक्टेड टू गेट रिपोर्ट ऑन द मैटर एंड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड, कि आखिर वो कौन लोग थे जिन लोगों ने यह रिपोर्ट तैयार की है उसके बारे में जानने के लिए। देन फोर्थ नंबर था प्लीज स्पेसिफाई, क्वेश्चन आप देखें, प्लीज स्पेसिफाई वेदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज ऑफ द स्टेट वेन्यू वाज एग्जामिन्ड, क्या आपने एग्जामिन किया है या नहीं किया है। इसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। यदि नो में होगा तो बात यहीं समाप्त हो जाती है। अगर यस में होता है, इफ यस देन प्लीज प्रोवाइड मी डेट एंड टाइम ऑन विच द फुटेज वाज एग्जामिन्ड एंड द नेम डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनिंग सीसीटीवी कैमरा फुटेज, क्योंकि इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज के लिए एनडीएमसी में, सीबीएसई में, यूपीएससी में कई एक आरटीआई फाइल की गई थी जो मैं आपको दिखाऊंगा और इन लोगों ने उस आरटीआई का मजाक बना दिया और सीसीटीवी कैमरा फुटेज इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। अगर उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा था तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों ने उस फुटेज को चेक किया होगा, जिसके लिए फोर्थ नंबर पूछा गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में साफ साफ दिख जाता रूम नंबर 41 के बच्चे रूम से पहले बाहर निकले हैं, उसके 2-4 मिनट के बाद घंटी बजी है और घंटी बजने के बाद जो है बाकी बच्चे बाहर आए हैं, तो वो डिफरेंस दिख जाता बच्चों के बाहर निकलने का डिफरेंस, और इससे कम से कम यह एस्टेब्लिश हो जाता कि रूम नंबर 41 के बच्चों का ओएमआर सीट पहले लिया गया था, इसी कारण वो बाहर निकल गए थे पहले। फिफ्थ नंबर प्लीज स्पेसिफाई वेदर द स्टूडेंट ऑफ द सेट क्लासरूम रूम नंबर 41 ऑफ द सेंटर वर कॉन्टेक्टेड टू वैलिडेट द इशू, क्योंकि इसमें केवल एप्लीकेंट ही अफेक्टेड पार्टी नहीं था बल्कि बाकी बच्चे भी सेम ट्रीटमेंट के शिकार हो चुके थे। 6 नंबर, क्योंकि आपने अगर एग्जामिन किया है, आप वर्ड यूज कर रहे हैं एग्जामिन, अगर आपने एग्जामिन किया तो उसका रिपोर्ट होगा, तो 6 नंबर कहा जा रहा है काइंडली प्रोवाइड मी कॉपी ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स ऑन विच द ऑफिस केम टू कंक्लूजन दैट द सेम इंसिडेंट डिड नॉट टेक प्लेस एट द स्टेट वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, जो कि एक वैलिड इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है यूपीएससी से। अब आप देखेंगे यूपीएससी इस आरटीआई का
कैसे मजाक उड़ाती है। फर्स्ट पॉइंट, नो सच रिपोर्ट इज मेंटेन बाय कमीशन। तो आपने 69 डेज क्यों लिया? क्या सिर्फ इस चीज के लिए ताकि यूपीएससी के प्री का पीटी का रिजल्ट आपको पहले आए? तो आपने 69 डेज क्यों लिया? क्या इसलिए ताकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के पीटी का रिजल्ट पब्लिश हो जाए और उसके बाद यह पर्सन कुछ ना कर सके? इसका मतलब है आप जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिले कर रहे थे। अदरवाइज 69 डेज लेने का कारण क्या है? आपके पास कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कोई रिपोर्ट ही मेंटेन नहीं किया है। आप रैंडमली काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 के बारे में इनका कहना है 81J, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हैं विच में काउज अनवांटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। इसी कारण आपको नहीं दिया जा सकता है। सेकंड क्या था? नेम एंड डिटेल्स ऑफ द ऑफिसर इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, वैलिड। नेम डिटेल्स ऑफ द पर्सन कॉन्टेक्टेड टू गेट द रिपोर्ट ऑन द मैटर, इन दोनों का इन लोगों ने जो है 81J के कारण रिप्लाई नहीं दिया। पॉइंट नंबर 4, दिस इज इन्फॉर्म दैट द कमीशन डज नॉट यूज सीसीटीवी कैमरा इन इट्स एग्जामिनेशन। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्या आपने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से वैलिडेट किया है मैटर को, हाँ या ना का आंसर के बजाय इनका आपको जवाब होता है इट इज इन्फॉर्म दैट कमीशन डज नॉट यूज सीसीटीवी कैमरा इन इट्स एग्जामिनेशन। इसका मतलब आपने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक ही नहीं किया। नाउ पॉइंट नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा था कि बाकी बच्चों से आपने पूछा है या नहीं पूछा है, तो इनका जवाब है नन अमंग द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट यू अपीयरिंग एट द स्टेट वेन्यू हैड कंप्लेंट दैट देयर ओएमआर शीट हैव बीन कलेक्टेड बिफोर द शेड्यूल टाइम। इसका मतलब इन्होंने बाकी बच्चों से पूछा ही नहीं है, बल्कि एक घिसा पिटा जवाब जो इनके पास रिपोर्ट में था वही जवाब इन्होंने यहाँ डाल दिया है। कोई डिफरेंस नहीं है, कॉपी और पेस्ट, पूरा क्लरिकल वर्क। और ये लोग टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट रिक्रूट करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 6, सच रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर हेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। वह रिपोर्ट जो आपके लिए एडवर्सली अफेक्टेड है, जो आपके कैंडिडेचर को इफेक्ट कर रहा है, आपके करियर को इफेक्ट कर रहा है, वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का कैसे हो सकता है? और वो रिपोर्ट जब इस पर्सन से रिलेटेड है तो उसे कॉन्फिडेंशियल मैटर कह करके रिपोर्ट को दबा देना यह यूपीएससी का एक आम आदत है। और आपको मैं बताना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि रिपोर्ट दिया जाना चाहिए। फर्स्ट अपील में इस चीज के बारे में जिक्र भी किया जाता है, लेकिन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का वही घिसा पिटा जवाब देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट अपील पे। फर्स्ट अपील फाइल किया गया जिसमें बताया गया पॉइंट 2 एंड 3 डज नॉट कम अंडर सेक्शन 81J एंड द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। पॉइंट नंबर 4 इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में क्या था? कमीशन डज नॉट यूज सीसीटीवी कैमरा, जबकि आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है कि आपने वैलिडेट किया या नहीं किया। सो पॉइंट नंबर 4 वाज नॉट अप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग एंड शोज मालाफाइड इंटेंशन, जो इनका साफ साफ दिखता है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फॉर पॉइंट नंबर 5 नॉट अप्रोप्रिएट, इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग, क्योंकि पूछा जा रहा है बच्चों से आपने पूछा या नहीं पूछा, जिसका जवाब पहले हाँ या ना होता है। इन्होंने उस इन्फॉर्मेशन देने के बजाय इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रहे। क्वेश्चन आप कुछ और पूछिएगा, आंसर ये अपने हिसाब से कुछ और देते हैं। देन पॉइंट नंबर 6, इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड इन पॉइंट नंबर 6 बाय कोटिंग दैट रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल इन नेचर सीम्स रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट कंट्राडिक्टिंग एनी सेक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है तो वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में कुछ प्रोविजन होता है, आपको उस प्रोविजन को कोट करना पड़ेगा। लेकिन इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देना था, रिपोर्ट शेयर नहीं करना था, रैंडमली जो मन आया इन्होंने लिख करके दे दिया। फर्स्ट अपील में जब ये बात पहुंचती है उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है प्रेयर में, आई वुड लाइक टू पर्सनली अपीयर ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ फर्स्ट अपील अंडर आरटीआई एक्ट 2005, काइंडली देयरफॉर इन्फॉर्म मी इन एडवांस अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑन द फर्स्ट हियरिंग शेड्यूल सो ऑन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट और डीओपीटी के मेमोरेंडम के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि एज बीइंग अ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी how it is their duty to call an appellant for personal hearing। ये है वो ऑफिस मेमोरेंडम जो डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पैरा 38 कहता है डिसाइडिंग अपील्स अंडर द आरटीआई एक्ट इज अ क्वासी जुडिशियल फंक्शन। इसका मतलब जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में फंक्शन करते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट द अपीलेट अथॉरिटी शुड सी इट दैट द जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट इट शुड ऑल्सो अपीयर टू हैव बीन डन। इसका मतलब केवल जस्टिस होना नहीं चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। इन ऑर्डर टू डू सो the order passed by the appellate authority should be speaking order giving justification for the decision arrived। इसके बाद तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में आप काम करते हैं तो जस्टिस होते हुए दिखना चाहिए। लेकिन इस केस में हमें दिखेगा जस्टिस होता हुआ दूर की बात है, कभी भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया नहीं गया। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिस्टर नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा जाता है पैरा नंबर 35 में द एडहेरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल सिविलाइज्ड स्टेट इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस
सुप्रीम इंपॉर्टेंस का चीज है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि आपको अपलेट को बुला करके उसकी बात को सुननी पड़ेगी। तभी आगे ये कहते हैं, व्हेन अ क्वासी जुडिशियल बॉडी embark on determining dispute between the parties or any administrative action involving civil consequences in issue, these principles are well settled. The first and foremost principle is what is commonly known as audi alteram partem. इसका मतलब क्या हुआ? It says that no one should be condemned unheard. आपको अपलेंट को बुलाना होगा पर्सनल हियरिंग के लिए, उसकी बात को सुनना होगा, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन यूपीएससी अगर ये क्लेम करती है कि उसने मैटर को एग्जामिन किया, उसने कभी भी उस पर्टिकुलर पर्सन को, अपलेंट को पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाया, न उसकी बात को सुना और सिर्फ अपनी बात को रख करके ब्लेम करके चले गए। फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी ने कभी भी फर्स्ट अपील में यूपीएससी एस्पिरेंट को बुलाया नहीं। नोटिस इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट मस्ट बी प्रिसाइज एंड अनअम्बिगुअस, इट शुड अप्रेज द पार्टी indeterminately, the case has to meet, time given for the purpose should be adequate so as to enable him to make his presentation। मतलब आप उस पर्टिकुलर पार्टी को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट को इतना वक्त देंगे ताकि अपने केस का प्रेजेंटेशन वो तैयार करके आ सके। इन एब्सेंस ऑफ अ नोटिस ऑफ द काइंड एंड सच रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, द ऑर्डर पास्ड बिकम होली विशिएटेड। यदि फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी के द्वारा पर्सनल हियरिंग के लिए अपलेंट को नहीं बुलाया जाता है और उसके बावजूद ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो वो ऑर्डर निरस्त माना जाएगा। दैट विल बी नल एंड वॉइड, विशिएटेड। Thus, it is but essential that a party should be put on notice of the case before any adverse order is passed against him। और आप देख सकते हैं इस केस में एडवर्स ऑर्डर यूपीएससी के द्वारा पास किया गया, लेकिन उसके बावजूद नेचुरल ऑफ जस्टिस का ये लोग उल्लंघन करते हुए पाए गए और इनको कोर्ट भी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, डीओपीटी के मेमोरेंडम को। उसके बावजूद इसका इन लोगों ने अनदेखा किया। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने और भी केसेस में अपनी वर्डिक्ट दी है और ये वर्डिक्ट भी आपको ऐसी ही है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसी कारण इन्होंने पैरा नंबर 36 में लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर दोज रूल्स व्हिच हैव बीन लेड डाउन बाय कोर्ट्स एज बीइंग द मिनिमम प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी प्रोसीजर दैट मे बी अडॉप्टेड बाय अ जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी व्हाइल मेकिंग एन ऑर्डर अफेक्टिंग these rights। These rules are intended to prevent such authority from doing injustice। और इस केस में जस्टिस होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनजस्टिस होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं आरटीआई पे आते हैं। तो इस पर्सन ने यूपीएससी से प्रेयर की कि उसे पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाए, लेकिन इस पर्सन को बुलाया नहीं जाता है। अब देखिए यूपीएससी के फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी का जवाब क्या आता है। डिसीजन, आई हैव गॉन थ्रू द कंटेंट ऑफ अपील, रिप्लाई फर्निश्ड बाय द सीपीआईओ यूपीएससी टू द अप्लेंट, द फैक्ट्स एंड कमेंट्स ऑफर्ड बाय द ऑफिसर कंसर्न ऑफ द यूपीएससी ऑन अपील एंड द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005। लास्ट में लिखते हैं, नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड क्योंकि आई नोटेड दैट द रिप्लाई गिवन बाय सीपीआईओ यूपीएससी इज एप्रोप्रिएट। इन्हें लग रहा है कि जो रिप्लाई दिया गया है दैट इज एप्रोप्रिएट, क्योंकि इनको मालूम है कि अब इसके बाद पर्सन को फर्स्ट अपील के बाद सेकेंड अपील करना होगा और सेकेंड अपील का डिसीजन आते आते कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। इंटेंशनली अब ये उस अपलेंट को हरास कर रहे हैं। पहले इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से उस पर्सन का करियर स्पॉइल हुआ और अब ये लोग जानबूझ करके हरास कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पे सीआईसी का क्या जवाब आता है। ये अपील फाइल किया था सीआईसी के पास और आप समझ सकते हैं 17 मंथ्स के बाद सीआईसी के पास पहुंचते हैं। सीआईसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो उन 6 पॉइंट्स को पढ़ सके जो क्वेश्चन पूछा गया था, और यही चीज आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ सारा का सारा पॉइंट्स लिखा भी नहीं गया है, सीधे लिख दिया गया है इशू ईटीसी थ्रू 6 पॉइंट्स। व्हाट वर द पॉइंट्स, इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया। आईसी को कहा भी गया कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया गया था पर्सनल हियरिंग के लिए, लेकिन कभी भी नहीं बुलाया गया। इस बात को आईसी ने कंसीडर तक नहीं किया। अब आते हैं जवाब। यूपीएससी के द्वारा कहा गया कि ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है उसमें 2 आईओ थे, एक आईओ यूपीएससी की तरफ से और दूसरे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से थे। उसके अलावा बाकी 2 और पर्सन की रिपोर्ट इसमें शामिल की गई है। इंफॉर्मेशन तो इसमें दिया नहीं गया। जब आप इस पूरे रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, आईसी के डिसीजन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा फ्लॉज। बट एट लास्ट आईसी ने कम से कम ये किया कि उन्होंने कहा कि पैरा नंबर 6 में जो रिपोर्ट मांगी गई है वह रिपोर्ट अपलेंट को दिया जाए विदिन 15 डेज। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, रेलिवेंट रिपोर्ट सॉट एट पैरा नंबर 6 ऑफ द इंस्टेंट आरटीआई एप्लीकेशन टू द अपलेंट फ्री ऑफ कॉस्ट
लॉस्ट आफ्टर एडिक्वेटली ब्लैकिंग आउट नेम्स। केवल नाम को ब्लैक आउट करना है, कहीं डेट या किसी और चीज को ब्लैक आउट करने की बात नहीं कही जा रही है। ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटी अपॉइंटेड टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट इन कनेक्शन विद द कंप्लेंट फाइल बाय द अप्लायंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। तो सिर्फ नेम को ब्लैक आउट करने के लिए कहा गया। अब देखते हैं यूपीएससी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया वो रिपोर्ट क्या है, और यह रिपोर्ट मिलता है आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स। रिपोर्ट में 2 आईओ का रिपोर्ट है। ये 2 आईओ में से एक आईओ यूपीएससी की तरफ से थे और दूसरे आईओ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा वेन्यू सुपरवाइजर, और इस केस में वेन्यू सुपरवाइजर उस स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मुक्ता सिंह रहती हैं। उसके बाद जोनल हेड की रिपोर्ट को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका किसका रिपोर्ट इसमें शामिल किया गया है। इसमें आईओ कौन है, तो ये फाइल नोटिंग की एक कॉपी है, एक पेज, जिसमें बताया गया है कि अपलेंट के द्वारा वेरियस मेल और बाकी चीजों के द्वारा कंप्लेन फाइल किया गया है, जिसमें एलिगेशन लगाया गया है, बाकी चीजें, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि श्री कुमार आस्क मिस्टर हिमांशु एंड मिस सुनीता मीन्स यहाँ पर अमिता सुमन to provide a constructive solution by providing OMR sheet and the time, but they didn't provide any solution. After examination over, he met Mr. Himanshu and asked him if there was any way to rectify the mistake done at the center, but the answer was in negation. Further, he added that Mr. Himanshu talked to control room on the issue, but he found no solution in favor of student. In this regard, we asked for comment of venue supervisor, inspecting officer report and zonal officer report. The same has been received. अब देखिए venue supervisor यहाँ पर कौन है, यहाँ वेन्यू सुपरवाइजर है मिस मुक्ता सिंह, और ये वही लेडी है जो उस पर्टिकुलर स्कूल की प्रिंसिपल है, और इन्हें उस कंप्लेन में अक्यूज किया गया था क्योंकि इन लोगों ने कंप्लेन लेने से मना कर दिया था। सेकेंड, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मिस्टर हिमांशु जोशी, ये वही पर्सन है जो झूठ बोलते पाए गए थे, जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, एंड वेरी फर्स्ट कंप्लेन में इनके कंडक्ट के, इनके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन किया गया था, उन्हें आप बना रहे हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। सेकेंड इंस्पेक्टिंग ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट की मिस अमिता सुमन, ये वही पर्सन है जिन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया था। सारे चीज को रिकॉग्नाइज करने के बावजूद दे वर शोइंग देयर इनकैपेबिलिटी। अब पढ़ते हैं इनके रिपोर्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है आपने जिस पर्सन को अक्यूज किया है, एक तो पहली बात, आप अगर उनसे रिपोर्ट बनवाते हैं, इट इज अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ, क्योंकि कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ कंप्लेन आया है उस पर्सन को उस केस का आईओ नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा वर्डिक्ट है, एंड देयर इज ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ दैट यू हैव टू फॉलो। लेकिन आपको इसमें दिख रहा है प्रोसीजर की ये लोग धज्जी उड़ा दे रहे हैं। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो इंडिया के टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट करती है, ये उनका रिपोर्ट है, ये उनके द्वारा किया जाने वाला कंडक्ट एग्जामिनेशन है। अब आप समझ सकते हैं अगर ये पर्सन उस मैटर को एग्जामिन कर रहे होंगे तो क्या एग्जामिन कर रहे होंगे, क्या कभी भी वो लोग उस इंसिडेंट को पॉजिटिव, ये जो इंसिडेंट है उसे कभी स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर स्वीकार करते हैं तो इनके ऊपर पड़ता है कि इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं लिया, और सबसे बड़ी बात है जब इनके खिलाफ ही कंप्लेन गया है तो फिर इन्हें आईओ क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। चलिए अब आते हैं इनके रिपोर्ट पे, क्योंकि अकॉर्डिंगली इनका रिपोर्ट आप देखेंगे वैसा ही होगा। चलिए तो अब हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। ये फर्स्ट रिपोर्ट सेंटर नंबर 4 के लिए, और ये मिस्टर हिमांशु जोशी के द्वारा दिया गया रिपोर्ट है, इसे पढ़िए। आफ्टर द फर्स्ट शिफ्ट वाज ओवर अराउंड 11:45 AM, अ कैंडिडेट रोल नंबर दिस केम टू द कंट्रोल रूम कैरिंग मोबाइल फोन इन हिज हैंड विद अनदर पर्सन एंड कंप्लेंट दैट इन्विजिलेटर इन रूम नंबर 41 हैज टेकन बैक द आंसर शीट 2 minutes अर्लियर। बोथ ऑफ देम कन्फ्रंटेड विद द सुपरवाइजर एंड आईओज फ्रॉम यूपीएससी एंड दिल्ली गवर्नमेंट। क्योंकि जो आईओज जिनको बनाया गया है उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन किया गया है, तो ये अपने प्रोटेक्शन में पहले लिख रहे हैं। एक कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनका कहना है कि मोबाइल फोन इस पर्सन के हाथ में था। अगर हाथ में था तो आपने देन एंड देयर एक्शन क्यों नहीं लिया इस पर्सन के खिलाफ? आपने सेकेंड शिफ्ट जो 2:30 से 4:30 का होता है, आपने उस वक्त उस पर्सन को एग्जाम देने क्यों दिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा, कन्फ्रंट आपसे क्यों करेगा और किस लिए किया? कन्फ्रंट की कोई बात नहीं थी, जहां तक कि दे वर ट्राइंग टू मैनिपुलेट, जो कि कंप्लेन में पहले लिखा जा चुका है। दे वर प्रोवोकिंग द पर्सन, ताकि वो कुछ गलत करे, क्योंकि इनकी गलती पकड़ी गई थी, वो कुछ गलत करे और उसके खिलाफ ये लोग एक्शन ले। पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी थी अपलेंट को, इसी कारण अपलेंट वहां से बाहर जाने के बाद अपने गार्जियन के फोन से 100 नंबर पे डायल करके पुलिस स्टेशन का नंबर लेता है ताकि कंप्लेन फाइल कर सके। इनफैक्ट जाते वक्त अपलेंट ने उन लोगों को कहा था यदि आप
आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। ये काउंटर रिपोर्ट अक्यूज्ड के द्वारा बनाया गया। ये तो वही बात हो गई, आप एक चोर से कहते हैं कि अपने चोरी का रिपोर्ट बनाओ, तो क्या कभी भी वो यह लिखेगा कि उसने चोरी की है? अब आगे आते हैं। लेटर द इन्वेटर रिपोर्टेड दैट एज पर द रिंगिंग ऑफ बेल एग्जामिनेशन वाज स्टार्टेड एट 9:30। इन्वेटर से ही रिपोर्ट केवल लिया गया, खास करके उन इन्वेटर से जिसके द्वारा ये गलती आपको हुई। 10 कैंडिडेट्स वर गिवन होल 2 hours to complete the exam. It was found that in the same premise there were 2 schools, center number 4 and center number 7. Center number 4 जहां ये घटना घटित हुई है और सेंटर नंबर 7 जहां इलेक्ट्रॉनिक बेल बज रही थी और सेंटर नंबर 4 से 5 मिनट पहले वहां की घंटी बज रही थी। The candidate invited in some of the room in this center number 4 जहां घटना घटी है which were adjacent to the other school heard the sound of electronic bell of that school in spite of sound of manual bell। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सेंटर नंबर 4 के कुछ इन्विजिलेटर ने वह साउंड सुना। इस तरह का मिस हैपनिंग क्यों नहीं हो सकता है? नाउ द मैटर वाज आल्सो डिस्कस्ड विद द कंसर्न इन्विजिलेटर। सिर्फ कंसर्न इन्विजिलेटर से ही मैटर डिस्कस किया गया, बाकी किसी से नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है किसी और बच्चों से डिस्कस किया गया है। ऑफ रूल नंबर 41 वेयर इन इट वाज disclosed that no such discrepancy occurred at the time of collecting the answer sheet from the candidate। मिस्टर हिमांशु जोशी जी का अगर ये रिपोर्ट है तो सबसे बड़ी बात ये है कि मिस्टर हिमांशु जोशी ही वो पर्सन है जो बच्चों को नीचे रोके कि जब तक घंटी बजी नहीं है तो आप लोगों ने अपना रूम कैसे छोड़ दिया। ये बात कहने वाले मिस्टर हिमांशु जोशी ही है और उसके बाद उस सेंटर में घंटी बजी है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में दिख रहा है बिल्कुल फैब्रिकेटेड रिपोर्ट, मालाफाइड इंटेंशन के साथ, जो कि आपका पहला पैराग्राफ अक्यूज करते हुए किया जा रहा है। दूसरी बात, आप एक जगह तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कम से कम उस सेंटर के कुछ बच्चे और इन्वेटर ने इलेक्ट्रॉनिक बेल सुना। कंफ्यूजन हो सकता है और यही वो पॉइंट है जहां कंफ्यूजन हुआ, बट मिस्टर हिमांशु जोशी जी अपने इस रिपोर्ट के द्वारा चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अक्यूज के द्वारा सबमिट किए गए रिपोर्ट की मान्यता कितनी होगी, इस बात के बारे में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। अब नेक्स्ट रिपोर्ट मिस अमिता सुमन की, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए जब लिखा है कन्फ्रंट किया है आईओ, यूपीएससी एंड दिल्ली गवर्नमेंट, तो हम लोग अब देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो आईओ अमिता सुमन थी उनका रिपोर्ट क्या है। अमिता सुमन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जबकि हिमांशु जोशी जी यूपीएससी की तरफ से हैं। दूसरी बात, यहाँ मोबाइल सर्विस का भी रिपोर्ट है जिसमें जैमर लगा हुआ था। अगर इनका ये कहना है, पहली बात तो उस कैंडिडेट ने अपने साथ मोबाइल लेके वो गया ही नहीं, उसका मोबाइल उसके रूम पे था और इसी कारण 100 नंबर पे भी कॉल उसने अपने गार्जियन के मोबाइल से किया है बाहर निकल करके, और ये बात ऑलरेडी आरटीआई में साबित हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट ये रहा मिस अमिता सुमन का, जिसमें इनका कहना आफ्टर द फर्स्ट शिफ्ट वाज ओवर अराउंड 11:45 AM ब्ला 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 ब्ला। जब आप देखेंगे इस रिपोर्ट में और मिस्टर हिमांशु जोशी के रिपोर्ट में वर्ड टू वर्ड सिमिलरिटी है। दो पर्सन दो अलग अलग ऑफिस में हैं, उनका वर्ड टू वर्ड मैच कैसे कर सकता है? रिपोर्ट सेम हो सकता है बट कंटेंट बिल्कुल डिट्टो सेम कैसे हो सकता है? इट्स अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी। इनकी इंटीग्रिटी कहीं भी अपने सर्विस के लिए नहीं है, बल्कि इनकी इंटीग्रिटी एक दूसरे को केवल सेव करने के लिए है, जो आपको दिखेगा इस रिपोर्ट में। सेम चीज लिखी गई है इसमें भी। हाथ में मोबाइल लेकर के आते हैं, कन्फ्रंट करते हैं सुपरवाइजर एंड आईओ से, उसके बाद एज पर द रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेल, बट इनके रिपोर्ट में एक कंफ्यूजन है। लेटर द इन्वेटर रिपोर्टेड एज पर द रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेल द एग्जाम वाज स्टार्टेड एट 9:30 AM एंड एंडेड एट 11:30 AM। द कैंडिडेट वर गिवन होल 2 hours। इसका मतलब इनका कहना है सेंटर नंबर 7 पर जो घंटी बज रही थी उसके हिसाब से ही इन्वेटर ने कॉपी दिया और कॉपी लिया। कॉपी लिया ये बात तो बिल्कुल सबको दिख रहा है, लेकिन कॉपी दिया इस बात का क्या सबूत है? मैटर डाइल्यूट करने की कोशिश, क्योंकि घटना घटी है, अपने ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता है। फर्स्ट टाइम ये मिस्टेक था, लेकिन आप देख रहे हैं डेलिबरेटली यूपीएससी के द्वारा इंटेंशनली गलत रिपोर्ट बनाया जा रहा है, गलत प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। और मैं फिर से बताना चाहूंगा, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट करने की एजेंसी, और वहां इस तरह का काम हो रहा है। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट स्कूल प्रिंसिपल मुक्ता सिंह जी का है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सीआईसी के डिसीजन में था सिर्फ नाम आप ब्लैकआउट करेंगे, नाम के अलावा सिग्नेचर, टाइम, डेट, एवरीथिंग वाइप आउट कर दिया। इन्हें ब्लैकआउट और वाइप आउट में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, और ये टॉप क्लास
क्लास ब्यूरोक्रेट रिक्रूट करने की एजेंसी है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं इस रिपोर्ट को देखते हैं। स्कूल के अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है और यही वेन्यू सुपरवाइजर है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है, इट इज सबमिटेड दैट द अबव एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन द, ये बता रही है कि फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जाम बिल्कुल स्मूथली गया, अपने हिसाब से गया, कलेक्ट किया गया कॉपी, एवरीथिंग आपको सारा चीज आपका हो गया। अब इनका कहना है, देयर वाज अ कंप्लेंट फ्रॉम कैंडिडेट मिस्टर रोहित कुमार हु वाज अपीयरिंग द एग्जामिनेशन इन रूम नंबर 41 विद 11 कैंडिडेट्स दैट द फर्स्ट पेपर वाज कलेक्टेड 2 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। अब सबसे बड़ी बात है, जब ये अप्लेंट स्कूल में जाता है, वहां यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है, वहीं पर दिल्ली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं और स्कूल के सुपरिटेंडेंट भी रहते हैं, मिस मुक्ता सिंह जी। अगर इसने कन्फ्रंट किया तो इस बात को इस रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा गया? अगर मिस्टर रोहित कुमार के हाथ में मोबाइल था तो इस बात को इस रिपोर्ट में क्यों नहीं मेंशन किया गया? जस्ट बिकॉज वेरी फर्स्ट कंप्लेन में श्रीमती मुक्ता सिंह का नाम याद नहीं था कि हु वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, बट चेहरा याद था, जिस वजह से उनका नाम उस कंप्लेन में नहीं लिखा गया था। अगर उनका नाम भी उस कंप्लेन में लिखा जाता तो शायद इस रिपोर्ट में आपको वो भी देखने को मिलता। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है, द अंडरसाइंड हैड इंक्वायर्ड द मैटर फ्रॉम द इन्विजिलेटर। अब ये इन्विजिलेटर कौन है? वही इन्विजिलेटर जो रूम नंबर 41 के थे। मतलब ये लोग मैटर डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्विजिलेटर से, और इसके बेस पर रिपोर्ट बना करके इनका डिसीजन आता है कि नन अमंग द कैंडिडेट एक्सेप्ट यू। जब आपने बच्चों से पूछा ही नहीं, कोई पोर्टल बनाया ही नहीं, आप जानने की कोशिश नहीं किए, जो पर्सन काफी मेहनत करके आपके पास आकर के रिपोर्ट कर रहा है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, केवल तुम रिपोर्ट क्यों कर रहे हो, बाकी बच्चे क्यों नहीं रिपोर्ट कर, जबकि बाकी बच्चों ने मिस्टर हिमांशु जोशी को वेरी फर्स्ट टाइम ही रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट, अब आते हैं फोर्थ जो रिपोर्ट है वो है जोनल हेड का। जोनल हेड के अंदर 9 सब सेंटर था, जिसमें से एक सब सेंटर ये भी था। इनके रिपोर्ट में लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में इन्होंने अपने बारे में बताया है कहां कहां इनका सेंटर था। सेकंड में लिखा है, इन द ऑल 9 सेंटर्स आई फाउंड दैट स्कूल वर हैविंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, ऑल अरेंजमेंट्स दैट इज सिटिंग, प्लान, फ्रिस्किंग, सेफ्टी, blah 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 were properly made. The examination started at the right time, conducted very smoothly as per the instruction guideline laid down by the UPSC. No untoward incident come to my notice in all the centers. अगर इस तरह का अल्टरकेशन मिस्टर रोहित कुमार के द्वारा किया गया, अगर इस तरह की गड़बड़ी हाथ में मोबाइल लेकर के और साथ में कन्फ्रंट करने का काम किया गया यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव, आईओज से और वहां के इन्वेटर से, तो इस बात का संज्ञान जोनल हेड को क्यों नहीं दिया गया? क्यों मिस्टर रोहित कुमार को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने के लिए दिया गया? अब दूसरी बात देखिए, इनका रिपोर्ट 3 जून का है, जिसमें ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया इस तरह की बात का। इनका रिपोर्ट 27 जून का है और ये लोग दिखाएंगे कि बैक डेट में मिस्टर हिमांशु जोशी का रिपोर्ट है और बैक डेट में मिस अमिता सुमन का रिपोर्ट है, जिसमें हाथ में मोबाइल वाली बात की गई है। जो बैक डेट में रिपोर्ट बनवाया गया है और वो भी एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा, क्योंकि जब मिस्टर हिमांशु जोशी को कॉल किया गया था तो उन्होंने कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उन्हें बुलाया है, मिस अमिता सुमन को भी बुलाया है, उन लोगों से रिपोर्ट लिखवाया है और कहा है कैंडिडेट से बात नहीं करने के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं, जब यूपीएससी जैसे संस्था में इतने ऊंचे पोस्ट पर अगर इस तरह की गड़बड़ी अगर होगी तो फिर निष्पक्षता कैसे देखा जा सकता है। इसके बाद मैं आपके साथ साझा करूंगा फाइल नोटिंग की कॉपी। दोस्तों, अब हम लोग इस इशू के अदर सेगमेंट की ओर मूव करते हैं, बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें, लगभग 32 पेज का मेल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डीओपीटी मिनिस्टर, यूपीएससी चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, इसके अलावा कई एक अदर संस्था को भेजा गया। आप देख सकते हैं इस ईमेल की एक कॉपी। ये लगभग 32 पेज का था, जिसमें ब्रीफ फैक्ट्स के बारे में बताया गया। इसके अलावा इस कंप्लेन को कहां कहां कब कब भेजा गया उसके बारे में जानकारी दी गई है, कब कब मेल किया गया। देन जो आरटीआई फाइल की गई उसके बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई है कि अपने केस के जेन्युइननेस को बताने के लिए इतनी सारी आरटीआईज फाइल की गई। और साथ ही आप लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट और डीओपीटी का मेमोरेंडम क्या है, वर्डिक्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर। देन उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि यूपीएससी के द्वारा फाइंडिंग में क्या क्या फ्लॉज हैं। इन सारे चीज के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद इस कंसर्न पर्सन का क्या प्रेयर है, क्या रिलीफ वो चाहता है, ये सारी की सारी जानकारी कंसर्न पर्सन को देता है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इसके आगे के प्रोग्रेस पे। आप देख सकते हैं 25 सितंबर को उसके बाद दोबारा मेल किया गया इस पर्सन के द्वारा चेयरमैन यूपीएससी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ ऑफिस, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, जहां जहां हो सकता था जिस कंसर्न पर्सन के पास अपनी बात पहुंचाई जा सकती थी, इसने पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद अक्टूबर 12 इनके द्वारा मेल भेजा गया, जो इस घटना का लगभग 131 दिन हो चुका था, लेकिन कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स यूपीएससी की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। तब जाकर इस पर्सन ने यूपीएससी को कहा, काइंडली डू नीडफुल अर्जेंटली एट योर end if possible so that matter can be resolved at administrative
administrative level and we can save time and other valuable resources of ours as well as of Honorable Delhi High Court। जब यूपीएससी की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था तब इस अप्लेंट के पास एक ही चारा बचता था, वो था दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया जाता है जहां से कहा जाता है उसे कैट में जाने के लिए और उसके बाद 22 नवंबर को कैट में केस फाइल की जाती है जिसमें हियरिंग होती है 5 दिसंबर को और इस केस में पर्सन इन पर्सन जाता है अपने केस को डिफेंड करने के लिए। इन पर्सन का मतलब है द पर्सन इज नॉट गोइंग टू हायर एनी लॉयर बट ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज केस हिमसेल्फ। कैट मींस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के मैटर को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक आरटीआई के बारे में चर्चा करेंगे और यह आरटीआई फाइल नोटिंग पर रिलेटेड है। फाइल नोटिंग का मतलब है अब तक इस पर्सन के द्वारा यूपीएससी में जो भी कंप्लेंट फाइल किया गया है उसमें कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा क्या कमेंट किया गया है, क्या डिसीजन लिया गया है, इसकी एक कॉपी। दोस्तों यह आरटीआई रिलेटेड है फाइल नोटिंग से। इसमें अप्लेंट ने सीपीआईओ से फाइल नोटिंग की एक सर्टिफाइड कॉपी मांगी है और साथ में इन्होंने लिखा भी है कि ये कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं और ना ही किसी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की मांग की जा रही है। अब आप देख सकते हैं जबकि ये फाइल नोटिंग इस कंसर्न पर्सन से रिलेटेड है जिसके ऊपर डिसीजन लिया गया है एंड द डिसीजन वाज एडवर्स टू हिज कैंडिडेचर। अब आप इसमें देखिए सीपीआईओ का रिप्लाई। सीपीआईओ का कहना है द डिसीजन कन्वेड टू यू हैज बीन अराइव्ड एट आफ्टर सीकिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल द कंसर्न्ड। और आपने देख लिया कि रिपोर्ट किस कंसर्न पर्सन से लिया गया है। These documents have only restricted circulation and not meant for public in general। जबकि यह पर्सन फाइल नोटिंग अपने स्पेसिफिक केस के बारे में मांग रहा है। Constitute the core functioning of the commission, Section 8 of RTI Act 2005 refers। सबसे बड़ी बात इन्होंने सेक्शन 8 का तो जिक्र किया है लेकिन सेक्शन 8 के अंतर्गत किस सबसेक्शन का उल्लंघन है इसके बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया है और ये जानबूझकर के इस तरह का वेग रिप्लाई देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज रहें। अब आते हैं फर्स्ट अपील के एप्लीकेशन पर जिसमें अप्लेंट ने साफ साफ कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन इस कंसर्न पर्सन से रिलेटेड ही है और यदि इन्हें आरटीआई के थ्रू इनके केस की फाइल नोटिंग नहीं दी जाती है तो दिस इज द वायलेशन ऑफ डिसीजन मेड बाय ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट इन पारसनाथ सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और यह केस 2018 का है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था फाइल नोटिंग उस कंसर्न पर्सन को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी सीआईसी के द्वारा दिए गए डिसीजन के बारे में कोट किया गया है फर्स्ट अपील में और लास्ट में आप देख सकते हैं पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। आई वुड लाइक टू बी पर्सनली अपेयर ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ फर्स्ट अपील अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और इस केस में भी वही होता है कि फर्स्ट अप्लेंट अथॉरिटी रिक्वेस्ट के बावजूद अप्लेंट को पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं बुलाते हैं। और अब आप देखिए इसके बाद फर्स्ट अप्लेंट अथॉरिटी का जवाब आता है। डिसीजन I have gone through the content of the appeal, reply furnished by CPIO, UPSC to the appellant, the fact and comments offered by the officer concerned of the UPSC on appeal and the provision of RTI Act 2005. I noted that the reply given by CPIO UPSC is appropriate. इन्हें लगता है कि ये जवाब appropriate है जबकि इसके बावजूद जबकि इन्हें उस केस के बारे में संज्ञान दिया गया था जिसमें ऑलरेडी डिसीजन दिया गया है कि फाइल नोटिंग कंसर्न पर्सन को दिया जाना चाहिए। फिर भी इनका लिखना है नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू द CPIO। और आप समझ सकते हैं यह क्यों किया गया होगा ताकि पर्सन सेकेंड अपील के लिए जाएगा और सेकेंड अपील में 1.5 से 2 साल का वक्त लग जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ताकि जस्टिस को डिनाई किया जा सके। अब देखते हैं फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी के बाद सेकेंड अपलेट अथॉरिटी के पास क्या होता है। इनका डिसीजन 30 जनवरी 2020 को आता है जिसमें सेकेंड अपलेट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन कमीशन ने फाइल नोटिंग की सारी कॉपी देने के लिए कहा। सेकेंड अपलेट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिखा है इन द व्यू ऑफ एबव कमीशन डायरेक्ट्स द सीपीआई टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल द फाइल नोटिंग। आप यहाँ वर्ड देखिए क्या लिखा है, ऑल ऑर्डर शीट ETC एज सॉट इन द प्रेजेंट RTI एप्लीकेशन टू द अप्लेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ दिस ऑर्डर। अ कंप्लायंस रिपोर्ट टू दिस इफेक्ट शैल बी सेंड टू कमीशन बाय द CPIO। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कमिश्नर ने कहा है कि फाइल नोटिंग की सारी कॉपी दी जानी चाहिए लेकिन अप्लेंट को आउट ऑफ 276 पेजेस ओनली 42 पेजेस प्रोवाइड किया जाता है। यह है फाइल नोटिंग की कॉपी जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट। इसमें उन्होंने बताया है कि 3 जून को एग्जाम हुआ था, उसके बाद एक जगह आपको मिलेगा कि 4 को ही कंप्लेन जो है फाइल की गई थी अप्लेंट के द्वारा, देन 7 को फाइल की गई और इस कंप्लेन में लिखा हुआ था उन सारी घटनाओं के बारे में ब्रीफ किया गया था और इसमें आपको लिखा गया है दे कॉन्टेक्टेड मिस्टर हिमांशु एंड मिस सुनीता दैट इज अमिता सुमन UPSC रिप्रेजेंटेटिव एट द वेन्यू हु मेंशन्ड दैट द इन्विजिलेटर एट रूम नंबर 41 मस्ट हैव कंफ्यूज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक बेल ऑफ अनदर वेन्यू इन द सेम कैंपस। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है 2 अलग अलग कैंपस में अलग अलग घंटी बज रही थी, दोनों का बजने का पैटर्न अलग था, एक जगह
जगह मैनुअल और एक जगह इलेक्ट्रॉनिक, जहां कंफ्यूजन होने की संभावना थी और इसके कारण इस तरह की मिसहैपनिंग हुई। आगे लिखा है एंटायर इंसिडेंट कैन बी कंफर्म फ्रॉम द अदर 11 कैंडिडेट हु वर प्रेजेंट फॉर अपीयरिंग द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 फ्रॉम रूम नंबर 41 एट द वेन्यू। जब अपने कंप्लेन में प्लेट ने साफ साफ लिखा है कि इस घटना के बारे में बाकी 11 स्टूडेंट जो उस रूम में प्रेजेंट थे उनसे भी कंफर्म किया जा सकता है, लेकिन आप देखे होंगे रिपोर्ट में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि आईओ ने या किसी ने भी रिपोर्ट बनाने से पहले एक बार भी इन बच्चों से कंफर्म किया कि क्या इस तरह की घटना घटी या नहीं घटी, बल्कि उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन केवल उसी पर्सन से लिया जिसके द्वारा यह घटना घटित हुई, जिसके कंफ्यूजन के कारण ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो आप देख सकते हैं इनका इंटेंशन मालाफाइड इंटेंशन। अब देख सकते हैं इस पैरा में लिखा हुआ है 17 जून को इस पर्टिकुलर सेक्शन के पास सिमिलर कंप्लेन 26 कंप्लेन आता है, लेकिन इन कंप्लेन में मिस्टर रोहित कुमार का कंप्लेन शामिल नहीं रहता है। आखिर इसके कंप्लेन को दर्ज क्यों नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देन इनका कहना है 25 जुलाई को इस सेक्शन ने रिक्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर फाइल के रिगार्डिंग कि उन्हें ये फाइल प्रोवाइड किया जाए जिसमें डिसीजन दिया गया है, लेकिन इस सेक्शन को एग्जामिनेशन ब्रांच के अदर सेक्शन जो कि इससे डील कर रही थी उन्होंने ये फाइल प्रोवाइड नहीं किया। देन कुछ इनके पास अलग मैटर आता है जिस मैटर में इनके पास यह फाइल मिलती है और वहां से इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है और तब इनका कहना है एज मे बी सीन फ्रॉम PUC 1 आफ्टर सीकिंग रिपोर्ट फ्रॉम वेन्यू सुपरवाइजर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एंड जोनल ऑफिसर द एग्जाम अरेंजमेंट सेक्शन हैव कंक्लूडेड दैट इट इज फाउंड दैट द पेपर वाज कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर्स इन द टाइम नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड इन द मैटर। जब हम लोगों ने रिपोर्ट देखा था उस रिपोर्ट में साफ साफ दिखता है इन लोगों ने किस प्रकार से एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनाया जिसमें इस इंसिडेंट को सिरे से नकार दिया गया। देन इनका कहना है इन दिस रिगार्ड एज मे बी सीन फ्रॉम द कंक्लूजन EIA-CS section after inquiry reports from all the quarters, it is seen that the complaint grievances of Rohit Kumar is far from truth, false and baseless. It is observed that Shri Rohit Kumar has registered more than dozen complaints. ये यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा more than a dozen complaint फाइल किया गया है with various authorities in UPSC between 7 June and 16 July 2018. Even before his first written complaint, he emailed his complaint on the same issue on 4th, 5th, 7th June 2018. मतलब जिस दिन घटना घटी थी 3rd of June उसके वेरी नेक्स्ट डे इनके पास ईमेल पहुंच चुका है, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार से ईमेल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था पहले एक्सेप्ट इन दिस फाइल नोटिंग। अब इनका कहना है कि अप्लेंट के द्वारा फॉल्स एलिगेशन लगातार लगाया जा रहा है। लगभग इस अप्लेंट का 60 रिप्रेजेंटेशन इनको प्राप्त हो चुका है और उसके बाद इनका कहना है कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का रिपोर्ट जो कि 4th जून का है उसमें कुछ और पाया गया। घटना घटी है 3rd जून को, उस दिन इनकी तरफ से कोई भी रिपोर्ट फाइलिंग नहीं हुई है, लेकिन जब इन्हें कहा गया है 100 नंबर पे कि पुलिस के पास यह कंप्लेन रिपोर्ट की जाएगी और एक कंप्लेन यूपीएससी चेयरमैन को भेजा जाएगा, तो उसके बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। दूसरी बात इनका कहना है कि एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने 3rd जून को अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, बट सबसे बड़ी बात यह है अगर इन्होंने 3rd जून को रिपोर्ट सबमिट किया तो जोनल हेड के रिपोर्ट में इस तरह की घटना सामने क्यों नहीं आई। नाउ इनका कहना है इट इज फाउंड दैट श्री रोहित कुमार कैरिड हिज मोबाइल फोन इनटू द वेन्यू एंड आल्सो अल्टरकेटेड विद द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इट इज नॉट क्लियर टू हाउ दिस बिहेवियर ऑफ अ कैंडिडेट गॉट अननोटिस्ड। यूपीएससी के इस ब्रांच का भी कहना है कि यदि कोई पर्सन एग्जामिनेशन के बीच में मोबाइल लेकर के आता है और इंस्पेक्टिंग स्टाफ के साथ अल्टरकेटेड करता है, इन सच कंडीशन उसे उस वक्त ही बार्ड क्यों नहीं किया गया, उसके इस बिहेवियर पर उस वक्त ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और यही सवाल हमारा भी कहना है कि आखिर इस पर्सन को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने क्यों दिया गया, और हमारा भी यही कहना है कि इस पर्सन को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो 2:30 से 4:30 के बीच में था वह क्यों देने दिया गया। अगर इसने इस तरह की कोई भी गड़बड़ी की तो इसके खिलाफ एक्शन देन एंड देयर क्यों नहीं लिया गया। और इसी क्रम में ये आगे लिखते हैं इन दिस कनेक्शन दिस मे बी वेल विद इन द कॉन्टेक्स्ट टू रिकॉल प्रोविजन ऑफ रूल 14(1)(4)(9) of CSE Rule 2018 which provide for disqualification for current the commission and for central government employment. Sri Rohit Kumar's behavior at examination venue is reported on 4th of June as carrying mobile phone and altercating and repeatedly making false statement about non-occurrence incidents clearly comes under purview of Rule 14. और इस कारण से सेक्रेटरी के इस ऑफिस ने Rule 14 लगाने की बात कही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी के अंदर कई एक ब्रांच है जिसमें कोई ब्रांच एग्जामिनेशन के अरेंजमेंट को देखता है, कोई एग्जामिनेशन को देखता है, कोई इसके रिजल्ट को एंड अदर फंक्शंस परफॉर्म करता है। और ऐसा अनुमान है कि मिस्टर हिमांशु जोशी उसी ब्रांच में बैठे थे जिस ब्रांच में यह कंप्लेन जा रहा था, जिस ब्रांच में आरटीआई फाइल की जा रही थी, और यही कारण है रिपोर्ट तो फैब्रिकेटेड बनाया ही गया, उसके अलावा किसी भी आरटीआई में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और ना ही फर्स्ट अपील में पर्सन को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया गया। फाइल नोटिंग में इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं,
यह 18 जून की है फाइल नोटिंग, जिसमें इन्होंने पूरे इंसिडेंट के बारे में लिखा है, क्या क्या घटना घटित हुई, अपलेंट के द्वारा क्या कंप्लेन फाइल किया गया, जिसमें यह मेंशन भी किया गया है दे कॉन्टेक्टेड मिस्टर हिमांशु जोशी एंड मिस अमिता सुमन हु मेंशन दैट द इन्वेटर एट रूम नंबर 41 मस्ट हैव कंफ्यूज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक बेल ऑफ अनदर वेन्यू इन द सेम कैंपस। और लास्ट में लिखा है एंटायर इंसिडेंट्स कैन बी कंफर्म फ्रॉम 11 कैंडिडेट्स हु वर प्रेजेंट फॉर हियरिंग। और अंत में लिखा हुआ इट मे बी सीन दैट मिस्टर रोहित कंप्लेन इज प्योरली ऑन बिहेवियर कंडक्ट ऑफ द इन्विलेटर। अब सवाल यह है, जिस इन्विलेटर के खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है केवल उसी इन्विलेटर से कांटेक्ट करके और उसके आधार पर रिपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है। जो खुद कटघरे में है उसके स्टेटमेंट के आधार पर ही केवल रिपोर्ट बनाया जा रहा है, जबकि जिन लोगों ने इसका खामियाजा भुगता है उससे बात तक नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने जो है फाइल किया है इस कंप्लेन को। अब फाइल नोटिंग के पेज नंबर 13 में इनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं अलग अलग सेंटर पे देखने को मिली, कहीं कुछ कहीं कुछ। देन पॉइंट नंबर 3 में इनका कहना है इज ईमेल फ्रॉम रोहित कुमार अ कैंडिडेट ऑफ CSP एग्जामिनेशन 2018 complaining that invigilator at his examination venue took answer sheet some 3 to 4 minutes before completion of the time. He is alleging that none of the candidate appeared from his room, got selected preliminary examination and he shall place the matter before honorable court if no reply is sent. और यह नोटिंग तब की गई है जब PT का रिजल्ट आ चुका है, UPSC की तरफ से डिसीजन आ चुका है, UPSC की तरफ से किसी प्रकार की रिपोर्ट या किसी प्रकार का एक प्रॉपर आंसर कैंडिडेट को प्रोवाइड नहीं किया गया है। देन कैंडिडेट ने मेल भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर को रखेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर को प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इनका कहना है इन दिस कनेक्शन इट इज टू मेंशन दैट हिज अर्लियर ईमेल ऑन द सेम मैटर वाज सेंट टू EIA CS सेक्शन एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी जैसे इसी सेक्शन में मिस्टर हिमांशु जोशी काम करते हैं ऑन 26 जून 2018 एंड देयर कमेंट्स रिप्लाई स्टिल वेटिंग। इट इज आल्सो चेक दैट श्री रोहित कुमार कंप्लेन डज नॉट फिगर अमंग 26 कंप्लेन डेल्ट विद बाय EIA सेक्शन। इस कंप्लेन को लिया ही नहीं जा रहा था CIS सेक्शन के द्वारा, क्योंकि इसमें UPSC रिप्रेजेंटेटिव की इन्वॉल्वमेंट थी एंड UPSC की उस पर्टिकुलर ब्रांच के द्वारा मिस्टर हिमांशु जोशी को बचाने की कोशिश की जा रही थी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स कैरियर अदर्स लाइफ। अब इनका कहना है अपेरेंटली श्री रोहित कुमार हैज sought some information on the matter through RTI application and EIA CS section sent him a reply। अब आप देख सकते हैं सेम वही सेक्शन रिप्लाई भेज रहा है RTI का जिस सेक्शन के पास यह कंप्लेंट पहुंचा है और जिस सेक्शन में शायद मिस्टर हिमांशु जोशी काम करते हैं। और यही कारण है किसी भी RTI में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ना ही किसी भी RTI में फर्स्ट अपील में पर्सन को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया गया। और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान मिस्टर हिमांशु जोशी का स्वयं इस बात को एक्सेप्ट करना था कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इन तीनों को मिस्टर हिमांशु जोशी, मिस अमिता सुमन और प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मुक्ता सिंह को बुलाया, इन्फॉर्म किया और अपने सामने रिपोर्ट बनवाया। इस बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अब इनका कहना है इन द व्यू ऑफ अबव इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर अस टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ RTI रिप्लाई सेंट टू श्री रोहित बाय EIA CS सेक्शन बिफोर कंसीडरिंग द मैटर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन टुवर्ड्स सेंडिंग अ रिप्लाई टू श्री रोहित फ्रॉम एग्जामिनेशन ब्रांच इन रिप्लाई टू हिज कंटेम्पलेशन ऑफ अ कोर्ट केस अगेंस्ट द कमीशन। और यही कारण है कि UPSC की तरफ से रिप्लाई आता है कि इस तरह की घटना नहीं घटी है और उनके तरफ से धमकी दी जाती है रूल 14 लागू करने की। यह फाइल नोटिंग 26 जून 2018 की है जिसमें इनका कहना है कि मिस्टर रोहित कुमार के द्वारा कंप्लेन फाइल किया गया था एंड इट वाज द कंप्लेन अगेंस्ट द बिहेवियर कंडक्ट ऑफ द वेन्यू अथॉरिटीज। और इस वेन्यू अथॉरिटीज में UPSC रिप्रेजेंटेटिव श्री हिमांशु जोशी, दिल्ली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव श्रीमती अमिता सुमन और स्कूल सुपरिटेंडेंट श्रीमती मुक्ता सिंह के अलावा अदर इन्विजिलेटर्स आते हैं जो उस वक्त वेन्यू में उपस्थित थे। सो द कंप्लेन वाज अगेंस्ट द बिहेवियर कंडक्ट ऑफ द वेन्यू अथॉरिटीज, बट उसके बावजूद इन लोगों को इस केस का IO बनाया गया, इनके रिपोर्ट को ही कंसीडर किया गया। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू इट वाज अगेन नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ। द होल प्रोसीजर फॉलोड बाय UPSC इट वाज डेलिबरेटली टू निगेट द इंसिडेंट। ये मेल इनके पास जो पहुंचा 22 जून का, आप देख सकते हैं ये 21 जून का मेल है। इनके पास 4 जून का भी मेल पहुंचा था, ये 7 जून का मेल जो इनके पास पहुंचा, बट इनके तरफ से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। और यह रहा वह ईमेल, फर्स्ट ईमेल जो इनको भेजा गया था 4 जून को, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई थी कि किस प्रकार से मिस्टर हिमांशु जोशी को बताया गया, मिस अमिता सुमन को बताया गया। मिस्टर हिमांशु जोशी ने एक्सेप्ट किया कि OMR शीट टाइम से पहले ली गई थी, बट ही ट्राइड टू डाइल्यूट द मैटर, ही ट्राइड टू डिफेंड द इन्विजिलेटर, ही फाउंड टेलिंग लाई। ये सारी बातें जब 4 जून को ही UPSC को बताई जा चुकी थी, तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है मिस्टर हिमांशु जोशी, मिस अमिता सुमन और श्रीमती मुक्ता सिंह को इस केस का IO कैसे बनाया गया, कैसे इनकी रिपोर्ट को कंसीडर किया गया। अब 25 जुलाई का इनका कहना है इट इज रिक्वेस्टेड दैट अ कॉपी ऑफ रिप्लाई सेंट टू श्री रोहित कुमार RTI रिक्वेस्ट में बी प्रोवाइडेड टू E21 सेक्शन फॉर कंसीडरिंग द मैटर फर्दर फॉर सेंडिंग एन अप्रोप्रिएट रिप्लाई टू श्री रोहित कुमार टू काउंटर हिज कंटेंशन ऑफ टेकिंग अप मैटर बिफोर कोर्ट। इट इज रिक्वायर्ड सो एज टू अवॉइड एनी कंट्राडिक्शन इन रिप्लाई टू बी सेंट टू रोहित कुमार इन रिस्पॉन्स टू हिज ईमेल। UPSC की अलग अलग ब्रांच
अलग अलग चीजों को डील करती है, उनके बीच में कंफर्मिटी रहे, उसके लिए ये लोग फाइल नोटिंग की कॉपी मांग रहे थे, उस रिपोर्ट की कॉपी मांग रहे थे, जिसके आधार पर इस घटना को निगेट किया गया, लेकिन उन लोगों को भी रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड नहीं की गई। और यह है वह फाइल नोटिंग की कॉपी जिसमें पता चलता है वेन्यू सुपरवाइजर श्रीमती मुक्ता सिंह, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मिस्टर हिमांशु जोशी, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मिस अमिता सुमन और जोनल हेड से रिपोर्ट ली गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह फाइल नोटिंग 272 पेजेस की थी, लेकिन उसके बावजूद केवल 42 पेज प्रोवाइड किया गया, बाकी पेज क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। इसके रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस रिक्वेस्ट की गई सीआईसी को 2 मार्च, 12 मार्च, 3 सितंबर, 8 जनवरी 2021 को, और उसके बाद जाकर के दिसंबर 2021 में कंप्लायंस हियरिंग होती है। यूपीएससी की तरफ से सीपीआईओ आते हैं, उन्हें कहा जाता है फाइल नोटिंग की कॉपी दी जाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये रहा वो एडजंक्ट डिसीजन, और ये एडजंक्ट डिसीजन होता है कंप्लायंस इशू के लिए। 24 दिसंबर 2021 को इसकी सुनवाई हुई और इसका वर्डिक्ट जनवरी 2022 में आता है, और उस वर्डिक्ट के बाद यूपीएससी की तरफ से फाइल नोटिंग की एक कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और आप खुद देखेंगे कि वह कॉपी रीडेबल नहीं है। और इस वक्त भी इन्होंने फाइल नोटिंग की वही 42 कॉपीज भेजी जो इन्होंने पहले भेजा था। आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2022 को यूपीएससी की तरफ से ईमेल आता है, जिसमें फाइल नोटिंग की कॉपी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एडजंक्ट डिसीजन। ये रही वो फाइल कॉपी, ये रही वो फाइल नोटिंग की कॉपी। आप देखिए क्या ये रीडेबल है, क्या ये रीडेबल है। ये इनकी कॉपी है जिसको कि आपको बहुत मुश्किल से पढ़ना होगा, और ये डेलिबरेटली इनके द्वारा किया जा रहा है ताकि आप सही से उसे पढ़ ना सके, आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग ना कर सके, आप यह ना दिखा सके कि यूपीएससी संस्था भी गड़बड़ी करती है। ये इनके द्वारा भेजी गई कॉपी है जो उसी मेल से एक्सट्रैक्ट की गई है। आप देखेंगे सारी कॉपी लगभग इसी प्रकार से है। यह रूल 14 की कॉपी है जिसमें इन्होंने 149 को अप्लाई करने की बात कही थी। 1 में आपको है ऑब्टेनिंग सपोर्ट फ्रॉम हिज कैंडिडेचर बाय फॉलोइंग मींस, नेमली ऑफरिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन, जो कि आपको इस केस में दिखता है। अप्लाइंग प्रेशर कहाँ दिख रहा है, ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग, किस बात की ब्लैकमेलिंग और किस बात की थ्रेटनिंग एक अप्लेंट एग्जामिनेशन में करेगा। 4th नंबर, सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स विच हैव बीन टेम्पर्ड विद, और सबसे बड़ी बात है फैब्रिकेटेड रिपोर्ट इनके द्वारा खुद ही बनाई जाती है और इस चीज के लिए अप्लेंट को ये कह रहे हैं। 9th नंबर, मिसलीडिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल इंक्लूडिंग टीयरिंग ऑफ स्क्रिप्ट, प्रोवोकिंग फेलो एग्जामिनी टू बायकॉट एग्जामिनेशन, क्रिएटिंग अ डिसऑर्डरली सीन एंड द लाइक। और अब सबसे बड़ी बात यह है मिसबिहेव इस अप्लेंट के द्वारा किया गया या इल प्रैक्टिस यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव वेन्यू सुपरवाइजर के द्वारा किया गया, जिन्होंने कंप्लेन तक लेने से मना कर दिया, और इसी कारण उस अप्लेंट के पास कोई चारा नहीं होता है तो वो 100 नंबर कॉल करता है, मंदिर मार्ग थाना जाता है एफआईआर दर्ज करने के लिए। यहाँ पर भी जब इनका काम नहीं हो पाता है तो वेरी नेक्स्ट डे यूपीएससी सेक्रेटरी को मेल करता है, यूपीएससी एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी को कॉल करता है, और ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं। और फिर भी उसके बावजूद इनका कहना है रूल 14 का सेक्शन 1, सेक्शन 4 और सेक्शन 9। अब आप ये देखिए किस प्रकार से आरटीआई फाइल की गई थी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि वेरी नेक्स्ट डे 4 जून को एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी को कॉल किया गया था। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की गई थी, इंसिडेंट के बारे में बताया गया था, और तब ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा ही सलाह दिए जाने पर कंप्लेन फाइल किया गया था। यह नंबर है ज्वाइंट सेक्रेटरी का और एमटीएल की रिपोर्ट में, और यह साबित होता है कि 4 जून को इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा यूपीएससी के एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी को कॉल किया जाता है। पुलिस कंप्लेन की आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें यह साबित हो चुका है कि यह कॉल मंदिर मार्ग थाना का डिटेल्स जानने के लिए था और उसके गार्जियन के नंबर से किया गया था, और उस चीज के बारे में यहाँ दिया हुआ है 1207। और यह घटना जो घटित हुई 11:30 में यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव से मिला गया 11:40 के आसपास या 45 के आसपास जो उनकी रिपोर्ट में है। 10 से 15 मिनट तक उनसे रिक्वेस्ट किया गया, जब उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं सुना तब उसका बाहर जा करके और तब कॉल किया गया
जो आप देख सकते हैं टाइम भी मैच कर रहा है। इसके बाद इस घटना के बारे में कंसर्न अथॉरिटी के अलावा मैक्सिमम न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर को दिया गया, लेकिन किसी ने भी इस घटना का संज्ञान नहीं लिया। इतना ही नहीं, इस घटना के बारे में जानकारी सारे एमपीज को दी गई, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, सारे मिनिस्टर्स को दी गई, लेकिन अभी तक इस घटना पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यह पर्सन अपने एरिया के एमपी से भी जाकर के मिला, उनके द्वारा एक लेटर लोकसभा में डीओपीटी मिनिस्टर को भी भेजा गया, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरा के लिए इस पर्सन ने कई एक जगह आरटीआई फाइल किया और क्या हुआ वो आप लोगों ने पहले ही देखा। अल्टीमेटली सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड नहीं किया गया और लास्ट में बता दिया गया सीसीटीवी कैमरा वाज नॉट वर्किंग, जबकि एक एफिडेविट में इन्होंने स्वीकार किया है दूसरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था। उस स्कूल में 9 जून को रेप का केस सामने आता है, जिसके कारण वहां की डीवीआर मंदिर मार्ग थाना में जमा है। अगर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था तो फिर वहां की डीवीआर मंदिर मार्ग थाना में क्या कर रही है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जब यह केस कैट में फाइल हुई तो क्या हुआ। वहां जब अप्लेंट इन पर्सन प्रेजेंट हुआ तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन यह था कि क्या उसने कोई कंप्लेंट वहां के सुपरिटेंडेंट को दिया, जिसके जवाब में बताया गया कि वहां के सुपरिटेंडेंट और यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव तथा अदर जो भी कंसर्न अथॉरिटी थे उन्होंने कंप्लेंट देने से मना कर दिया और साथ ही मंदिर मार्ग थाना जाने के बाद वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। यह चीजें उन्हें दिखाई गई कंप्लेंट में। इसके बाद पूछा गया इतना लेट क्यों हुआ कैट में केस फाइल करने के लिए, तो बताया गया कि अपने बात को साबित करने के लिए ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की जरूरत थी और ये सारा का सारा फैक्ट एंड एविडेंसेस यूपीएससी के पास था, जिनके पास इन गुड फेथ आरटीआई फाइल किया गया, लेकिन एक भी आरटीआई का जवाब सही तरीके से नहीं मिल पाया। देन उसके बाद कहा गया कोई प्रेसिडेंस बताने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंस और रिलेवेंट सेक्शन एक आम आदमी बता पाए ये संभव नहीं हो पाता है। इन ग्राउंड्स पर कैट के द्वारा केस को खारिज किया जा चुका है। जैसा आप देख सकते हैं इसमें देयर इज हार्डली एनी मटेरियल टू सब्सटेंशिएट द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट, इवन अकॉर्डिंग टू हिम द आंसर स्क्रिप्ट वर टेकन अवे आफ्टर अनाउंसमेंट टू effect that only 5 minutes time was left. The question as to whether the answer script of the applicant was taken by the invigilator before the stipulated time could have been examined if only applicant in that behalf was made to the superintendent of examination or the concerned authorities immediately thereafter. अब सोचने वाली बात यह है कि यदि सेंटर पर यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव या सुपरिटेंडेंट आपकी कंप्लेन लेने से मना कर दे, पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे, तो एक एस्पिरेंट इस कंडीशन में क्या कर सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, ईमेल के द्वारा यूपीएससी सेक्रेटरी को इस मैटर का संज्ञान देना, जो किया गया वेरी नेक्स्ट डे 4 जून को इन डिटेल मेल, और साथ ही एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी को कॉल किया गया, लेकिन इस चीज को ऑनरेबल जज ने मानने से इनकार कर दिया। उसका इनका कहना है द ओए इटसेल्फ इज फिक्स्ड 6 मंथ आफ्टर द अकरेंस ऑफ दैट सो कॉल्ड इंसिडेंस। इस इंसिडेंस को वो कहते हैं सो कॉल्ड इंसिडेंस, और सबसे बड़ी बात है ये कहते हैं 6 मंथ। अगर देखा जाए 3 जून को एग्जाम होती है और 5 दिसंबर में सुनवाई हो रही है, जो लगभग 5 महीना होता है। इस बीच में अप्लेंट हाई कोर्ट जाता है, कई एक आरटीआई फाइल करता है, बट इन चीजों को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। देन थर्ड पॉइंट, द एप्लीकेंट इज नॉट एबल टू पॉइंट आउट एनी प्रेसिडेंट और प्रोविजन ऑफ लॉ दैट इनेबल्स द ट्राइब्यूनल टू परमिट द कंपनसेटरी अपीयरेंस इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई प्रेसिडेंस शुरू से ही होता है या प्रेसिडेंस एस्टेब्लिश किया जाता है। कोई भी केस अपने आप में एक नया अगर केस होता है, अगर उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो प्रेसिडेंस एस्टेब्लिश कैसे हो सकता है। बट उससे बड़ी बात यह है कि कैट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस को लेने से बचते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से कहा जाता है यह केस एक तरह से पेंडोरा बॉक्स की तरह है। अगर इस तरह का केस एडमिट किया गया, देन फ्लडेड ऑफ केसेस इन संस्था के पास पहुंच जाएगा, जिसका निपटारा करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस बेसिस पर कैट के द्वारा इस केस को खारिज कर दिया जाता है। वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन ओए एंड द सेम इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। जबकि आप लोगों ने देखा पर्सन ने 100 नंबर पे कॉल किया, एफआईआर के लिए मंदिर मार्ग पुलिस थाना गया, यूपीएससी रिप्रेजेंटेटिव सुपरिटेंडेंट को रिटर्न कंप्लेन देना चाहा, बट उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। यूपीएससी ने खुद इस बात का रिकॉग्नाइज किया है कि 4 जून को उसके पास मेल जा चुका है, आरटीआई की कॉपी से हमें पता चल चुका है कि एग्जामिनेशन ब्रांच के ज्वाइंट सेक्रेटरी को वेरी नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे कॉल किया जा चुका है। इसके अलावा यूपीएससी के फैसिलिटेशन काउंटर पर फिजिकली कंप्लेन की एक कॉपी सबमिट की गई है और साथ ही स्पीड पोस्ट के द्वारा सेम मैटर को भेजा गया। अब इसके अलावा एक एस्पिरेंट और क्या कर सकता है, लेकिन यह केस खारिज किया जा चुका और इसके बाद यह केस पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 4 अप्रैल 2019 को
होती है और यह एक अपील केस होता है जो डिवीजन बेंच में जाता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड एविडेंसेस यूपीएससी के पास है। कई एक आरटीआई फाइल किया गया है, लेकिन किसी भी आरटीआई पर सही से जवाब नहीं दिया जाता है और इसका जवाब 30 जनवरी 2019 को मिलता है, जिसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस सामने आते हैं। इस एविडेंसेस के अभाव में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जब इस केस की सुनवाई होती है तो देखते हैं क्या होता है। दिल्ली हाई कोर्ट भी इस केस को खारिज कर देता है, क्योंकि इनका कहना होता है द अप्लायंट क्लेम दैट ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम ऑफ अबाउट 4 minutes ड्यू टू व्हिच ही कुड नॉट क्लियर द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी इन द ईयर 2018. In his original application, he sought the relief that he should be granted one more opportunity to appear in the said examination. आगे इनका कहना है the tribunal has rejected the original application with the reason that said examination were conducted on 3rd of June 2018 and the petitioner had failed to produce any material to substantiate his allegation. तो आप समझ सकते हैं जब सारा का सारा evidences और fact यूपीएससी के पास है, then how it was possible to produce substantial evidences before the court that he was deprived of the stipulated time for the examination. आगे इनका कहना है he claimed that he had solved more than 90 question out of 100 question and he had already darkened approximately 60 circles in the OMR sheet. He could not dark approximately 30 more answers which he would have done if the answer sheet was not withdrawn from him 4 minutes earlier. His case in the original application as well as in this case petitioner is that other candidates in the same examination were also subjected to the same treatment and they were also pleading with the invigilator to allow them the requisite time but to no avail. यह बात सही है. The petitioner stated that on the same day he dialed 100 number and reported the matter to the police after coming out of the examination hall. जो कि आप लोगों ने देखा है, ये ऑलरेडी आरटीआई में पता चलता है कि 100 नंबर पे डायल किया गया था और वहां पर रीजन था मंदिर मार्ग थाना का एड्रेस जानना, because the applicant was not aware that he could file the case before 100 number also. अब इनका कहना है we may here itself observe that there is no record to show as to for what purpose he had called the 100 number. लेकिन आप लोगों ने आरटीआई में इस चीज को देखा है कि ऑलरेडी उस आरटीआई में मेंशन किया गया है रीजन ऑफ कॉल एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंप्लेंट मेड बाय हिम. द पिटिशनर स्टेटेड दैट ही हैज आल्सो सेंट हिज कंप्लेंट ऑन द फॉलोइंग डे दैट इज 4th of June by email to the secretary UPSC wherein he set out in details the entire incident. Petitioner no other candidate sitting in the examination hall alleged subject to the same treatment to appear to have raised any grievance similar to that raised by the petitioner. यह बात रिपोर्ट से ली जा रही है क्योंकि रिपोर्ट में आपको लिखा हुआ था none except you appearing at the said venue complain that ... तो इसी बेस पर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है no other candidate sitting in the same examination hall allegedly subject to the same treatment or appear to have raised any grievance similar to that raised by the petitioner. तो ये ग्राउंड होता है इनका खारिज करने का. फर्स्ट आपने ग्राउंड देखा 100 नंबर पे क्यों डायल किया गया था, इस चीज को लेकर के है. सेकंड, कोई अदर कैंडिडेट इस तरह का कंप्लेन लेकर के नहीं आया है, इस बेसिस पे है. और आप जानते हैं कि यूपीएससी के रिपोर्ट में किसी अदर कैंडिडेट का कोई भी रिकॉर्ड शामिल किया ही नहीं गया. देन द पिटिशनर रेज्ड क्वेरीज अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वन ऑफ which was replied on 4th of September 2019 by respondent. The respondent stated that there were no CCTV camera used in examination by UPSC and none among the candidates except the petitioner appeared at the said venue had complained that their OMR sheet had been collected before the scheduled time. और आप जानते हैं यह जो conclusion draw किया गया है, the conclusion was drawn on the basis of report submitted by IO Himanshu Joshi from UPSC, IO Amita Suman from Delhi Government, Superintendent of the School श्रीमती मुक्ता सिंह and Zonal Head, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने इस बात को ही प्रिवेल किया, जबकि हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी रिपोर्ट को सील लिफाफा मंगवाए और उसे खुद चेक करे, बट हाईकोर्ट ने इस अपील को दरकिनार कर दिया. नाउ द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट देयर वर सीसीटीवी कैमरास एंड दैट देयर वाज एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द रिस्पोंडेंट and a report prepared. She claims that the other like the petitioner had also made their complaints. There is no basis placed before us to accept this submission. Clearly disputed question of the fact arise in the present case since the stand taken by the respondent UPSC is to the contrary. Such disputed question of fact cannot be determined either in the original application or even before this court in judicial review under Article 226 of the Constitution of India. और इस ग्राउंड पर इस केस को खारिज कर दिया जाता है. इसके अलावा इनका कहना है even otherwise the claim of the petitioner is that he would have answered approximately 30 questions on the OMR sheet in the last 4 minutes and that he would have cleared the preliminary examination encapsulates in its several assumptions. इनका कहना है
है कि लास्ट के 4 मिनट्स में अगर 30 क्वेश्चन जो कि केवल डार्क करना था OMR सीट पर अगर कर पाता तो पिटिशनर यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाता। इट इज एन एग्जम्पशन। फर्स्ट, द एग्जम्पशन इज दैट इन द 4 मिनट्स दैट वर allegedly deprived to the petitioner he would have answered 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। यह बेस अपने आप में बेसलेस है, बिकॉज जब 30 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका था उसे डार्क करने में कितना वक्त लगता। It was hardly a matter of 1 to 2 minutes, which was not considered by the honorable court. Secondly, the assumption is that those 30 questions could have been answered correctly. In our view, the issue raised by the petitioner cannot be adjudicated in the writ proceeding. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये assumption ये लेके चलते हैं कि 30 क्वेश्चन का आंसर करेक्टली नहीं होता तो क्या यह कह पाना भी संभव है कि उस 30 क्वेश्चन का आंसर गलत होता। These were the ground जिसके बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इस केस को खारिज किया जा चुका है। अप्रैल 2019 में हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद अप्लेंट के पास एक ही चारा बचा, वह था ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को इकट्ठा करना, जो उसे यूपीएससी के द्वारा ही मिल सकती थी। आरटीआई के फाइल करने के बावजूद उसे कोई भी एविडेंसेस नहीं मिल पाया। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कभी भी पर्सनल हियरिंग के लिए उसे बुलाया नहीं। सेकेंड अपील का इंतजार किया गया सीआईसी में, और आपको पहले ही बताया जा चुका है सीआईसी में 7 केसेस का निपटारा एक ही दिन में 8 से 10 मिनट में कर दिया गया। उन सारे फैक्ट, रिपोर्ट्स और फाइल नोटिंग की कॉपी लेकर के एक मेल ड्राफ्ट किया गया और मेल भेजा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, डीओपीटी मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट को, लोकसभा स्पीकर एंड अदर एमपीज, एमएलए और इसके अलावा सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, जिसमें से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पीआईएल दायर की गई। एक आध सांसदों का जवाब भी आया जिन्होंने यह आश्वासन दिया कि वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उक्त विषय की जानकारी देंगे, और साथ ही साथ यह ईमेल रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स के साथ भी शेयर किया गया विद एविडेंसेस, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रीफ हिस्ट्री बताई गई इंसिडेंट्स की। उसके बाद यूपीएससी के डिसीजन और इशू के बारे में बताया गया, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था मिस्टर हिमांशु जोशी के साथ, जो इस केस में अक्यूज्ड हैं और आईओ भी बनाए गए, इस बारे में संज्ञान दी गई। श्रीमती मुक्ता सिंह के साथ हुए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का भी रिकॉर्ड भेजा गया। साथ ही सीसीटीवी कैमरा इशू में एनडीएमसी ऑफिस का क्या योगदान था, क्या उनके द्वारा किया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई। कैट के डिसीजन में क्या फ्लॉ था, हाईकोर्ट के डिसीजन में क्या फ्लॉ था, और सीआईसी के डिसीजन जो कि 8 से 10 मिनट में 7 केसेस का निपटारा किया गया था, उसके फ्लॉज के बारे में सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री, डीओपीटी मिनिस्टर, अदर एमपीज एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को जानकारी दी गई। तो ये मेल भेजा गया, जो लास्ट मेल था आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबा मेल था, जस्ट लाइक अ पिटीशन। ये मेल भेजा गया सभी कंसर्न पर्सन को, सभी न्यूज चैनल को और सारे अथॉरिटीज को, ताकि इस पे कुछ कार्रवाई हो सके। लेकिन जब तक आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं होता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह इंडिया की बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करती है, और केवल टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स को ही नहीं बल्कि डिफेंस पर्सनल को भी रिक्रूट करती है। ऐसी संस्था के खिलाफ कंप्लेन लेना किसी भी जुडिशरी या किसी भी संस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन यदि इस संस्था में बैठे हुए कुछ व्यक्ति इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, अदर एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स के कैरियर, फ्यूचर और लाइफ के साथ खिलवाड़ करे, और तब भी अगर ये संस्थाएं मौन रहे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। एक पर्सन जिसने एड़ी चोटी एक लगा दी सारे प्रूफ को जमा करने के लिए, सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए, हर एक संस्था के पास अपनी बात रखा, और तब भी अगर उसे न्याय ना मिल पाए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है न्याय देने वाली संस्था के ऊपर। इस वीडियो को बनाने का मकसद कहीं भी यह नहीं है कि किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष को डिफेम किया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य है जिन लोगों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, वो कृपया अपना कंप्लेन दर्ज करवाएं। वैसे इन नए फैक्ट्स और एविडेंसेस के बेसिस पे इस केस को फिर से हाई कोर्ट में रीअपील किया जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। यूपीएससी, पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले शायद ही ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो इस हद तक आगे बढ़ पाते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बात को रखने के लिए कितना कॉस्ट पे करना पड़ता है। इस एस्पिरेंट ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी इस एग्जाम के लिए, और किसी और के एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मेंटल और फिजिकल भी। इस मेंटल एगोनी और पेन को आप समझ सकते हैं, और इस केस को फाइल करने में और इतनी लड़ाई लड़ने में समय, पैसा, एफर्ट सब कुछ लगा है। लेकिन अगर यह केस अगर दर्ज नहीं हो पाया और इस आवाज को यहीं पर बंद कर दिया गया, तो शायद ही कोई ऐसी आवाज होगी फिर उठ पाएगी। इस केस में लॉयर की फी देने के लिए अपलेंट को अपने दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन अब भी वो लड़ रहा है। आपका सहयोग चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को आप सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि जिनके साथ इस तरह की गड़बड़ी हो रही है वो
सारा एक केस इकट्ठा होकर के प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा केस अगर आइसोलेशन में फाइल किया जाएगा तो किसी भी कोर्ट और किसी भी संस्था के लिए ये एक इंडिविजुअल केस होगा जिसे वो एंटरटेन नहीं करना चाहेगी। लेकिन अगर इस तरह की गड़बड़ी बराबर हो रही है तो इसका संज्ञान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील है, इस मेहनत को जाया न जाने दें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। दिन रात की मेहनत ही नहीं, कई एक सालों की मेहनत लगती है, और तब इस तरह की घटना घट जाए बहुत दुखदायी है। यूपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इतने रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है। अतः ऐसी संस्थाओं से भी अपील की जाती है कि इस तरह की गड़बड़ी को देखे, नजरअंदाज ना करें, और जो लोग इसमें शामिल हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में इतना तो दिखता है गड़बड़ी हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो फिर कंप्लेन लिया जाता, और जिस पर्सन के खिलाफ कंप्लेन किया गया है उसे ही इसका आईओ नहीं बनाया जाता। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन का सम्मान नहीं करेगी तो कौन करेगा। अतः आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।